मेरी पहली गाड़ी कैसी होनी चाहिए? स्टार्टिंग तो हैचबैक ही सबसे बेस्ट रहता है। आई रियली वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। इसके लिए तो आप टोयोटा वेलफायर ले सकते हैं। अगर आपको मर्सिडीज और ऑडी में कोई गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी लेंगे आप? देखिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस तो 7 सीटर गाड़ियों में एक नाम बहुत मशहूर है, दैट इज इनोवा। उसका कंफर्ट मैच करोगे तो शायद मतलब लोग जो उसमें बैठते हो बोले कि मर्सिडीज भी पे। एक कार जो आप सबको बोलते हैं कि ये तो ले ही लो। अपर सेगमेंट में जाओगे तो या तो आप फॉर्च्यूनर ले लो या फिर आप इनोवा ले लो। कोई एक ऐसी गाड़ी बताइए जो वर्स्ट कार टू बाय है। मतलब एकदम जो कट लिस्ट में रहेगा आपका। क्या ऑटोमेटिक कार से एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं, फिर कम हो जाते ऐसा हैं? बिल्कुल भी नहीं है। डीजल कार या फिर पेट्रोल कार? इवन आई ओन अ डीजल कार बट अब वर्थ नहीं रह गया उसका। अब ट्रेंड आ गया ईवीज का, तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? फेयर होने लगेगा कि हाँ। मतलब कैसे मैं सरवाइव करूंगी, कहीं मेरे को चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। सीएनजी गाड़ियां इतना ज्यादा एक टाइम में ट्रेंड में आई कि हर फैमिली कह रही थी कि अब सीएनजी में कन्वर्ट करा लो। मार्केट के आपको सीएनजी किट कभी नहीं लगवाने चाहिए क्योंकि वो उतना सर्टिफिकेशन वो लोग कभी नहीं ले सकते जो एक मैन्युफैक्चरर लेता है। कार लेने के पहले भी एक शुरुआत होती है कि हम सेकेंड हैंड कार से शुरू करते हैं। सोच भी नहीं पाओगे, आप पागल हो जाओगे। बेचने जाओगे तो बेचने के लिए भी कोई मतलब लेने वाला नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की बैटरी लाइफ पे। कि एक बैटरी को कभी भी अगर डेड होना होगा तो 80% ऑफ द चांसेस है कि जब विंटर आ रहा है आपका उस टाइम ही होगा। गाड़ी की इंजन बैठ गई है में और सस्ता सा 150 रुपए का मोबिल आप डलवा दिया, आप खुश हो गए कि मेरा कॉस्ट कटिंग हो गया। लॉन्ग रन में आपको इतना हैवी बिल वो जनरेट करेगा कि आप मतलब सोचते रह जाओगे आपने किया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा गोस्वामी और आज उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिस पे आप लोग बहुत जज करते हो कि लड़कियां इस पे बात नहीं कर सकती। मैं बहुत टाइम से ये चाह रही थी कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे एक अच्छा पॉडकास्ट किया जाए और आज फाइनली वो दिन है जहां हम एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी को बुलाए हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि गाड़ियां कौन सी खरीदें, पहली कार कौन सी लेनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, सर्विसेज के टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो उन पे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठंड के टाइम इतना फॉग होता है उस पे किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं अपनी गाड़ियों में कुछ एक्सेसरीज लगवा कर, या फिर बहुत 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 सारी बातें। प्लीज वॉच द फुल पॉडकास्ट, यू आर श्योरली गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन क्योंकि हमें बहुत मजा आया। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि हम और अच्छे पॉडकास्ट बनाए, दुनिया भर में पहुंचे आपके आशीर्वाद से। सो आइए जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अनुराग केजरीवाल जी से, जो कि कार्बन एंड क्रोम के ओनर है। वेलकम टू दी पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। अनुराग सर, मुझे पता है आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं गाड़ियों के ऊपर। वैसे लड़कियों का ये इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा कम होता है ऐसा मानते हैं, प्लीज डोंट जज मी। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे कार्स के बारे में जानना है, मुझे बहुत शौक है और स्पेशली सर्विसेज के बारे में, क्योंकि जब कोई गाड़ी खरीदता है तो ये जान ले कि भाई उस पर खर्चा, वो मेरा ना एडिटर है वो कहते हैं कि हाथी पाले हो तो खर्चा खर्चा देखना मतलब नहीं एक्सेप्ट करना शुरू करिए। So let's begin the conversation, Anurag sir. Thank you so much for having me on your show. Thank you so much. We are so much privileged to have you because the moment हमने एक पोस्ट डाला, क्योंकि जब भी हम किसी को बुलाना चाहते हैं हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि वो किसको देखना चाहेंगे, तो हमने हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि वी वांट टू कॉल अ ब्रांड रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स या फिर सर्विस में। आई थिंक विद इन 30 seconds there were 3 comments. Okay. And it was one name, that was Anurag Kejriwal. So I was like, okay, we need to call him. And फिर हमने आपको कॉल किया and luckily आप फ्री हैं और आप हमारे साथ हैं अभी। Definitely. तो अब मैं एक सिचुएशन आपको देती हूँ। वो सिचुएशन कुछ ये है कि मैंने कभी कार नहीं खरीदी, मुझे कार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कार का शौक है। मतलब बेसिकली मुझे पैसे आ गए हैं, अब पैसे खर्च करने हैं। अब मैं एक 4-व्हीलर खरीदना चाहती हूँ एंड आई हैव नो नॉलेज। अब आप मुझे बताइए कि मेरी पहली गाड़ी कैसी होनी चाहिए? एक बेसिक बिगनर के लिए आई थिंक सबसे स्टार्टिंग तो हैचबैक ही सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा। स्मॉल कार, यू कैन टेक इट एनीवेयर। मतलब लाइक इन बनारस तो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप मतलब बिग कार है आपके पास तो आप 4 बार सोचोगे उसको कहीं ले जाने से पहले। एंड स्टार्टिंग में एक अटैचमेंट होता है, आपको फर्स्ट कार है तो आप उसको उस तरह से मेंटेन करना चाहते हो, तो बेसिक स्क्रैचेस ये सबसे बचाने के लिए आपके लिए हैचबैक सबसे बढ़िया रहता है स्टार्टिंग। स्मॉल कार आपने लड़की जान के तो नहीं बोला? नहीं, नॉट एट ऑल।
सबके लिए कॉमन एडवाइस। सो यू आर द ओनर ऑफ कार्बन एंड क्रोम, या और वी वुड लाइक टू नो कि जब आपको लोग कॉल करते हैं तो सबसे खराब बात क्या कॉल करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। जैसे आपने कहा कि ये चीज़ हो तो एटलीस्ट पता रहेगा कि आपकी कार में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको जब कॉल आता होगा और जब आपका कोई टीम मेंबर वहाँ पहुँचता होगा तो वो बोलता होगा भैया इन्होंने ये बताया ही नहीं। बेसिक मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और हाँ। मेरे तो क्या है, मैंने अपने जैसे बहुत सारे सर्विसेज 24 आवर्स के लिए चालू रखे, तो रात को 12 बजे भी लोग हाँ। आराम से कॉल करते हैं, हाँ भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप भेज दो हाँ। किसी को। मैं उनको समझाता हूँ भैया टाइम देखो, मेरे को टाइम दो, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ हाँ। किसी से, फिर ट्राई करता हूँ। तो उनसे पूछता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। हम्म। तो कभी कभी ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है भैया हमको नहीं मालूम, मेरी गाड़ी चल नहीं रही, बस आप किसी को भेज दो, रात का 12 बज रहा है, मैं क्या करूँ। ओके। तो उस टाइम में हम लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आदमी को बताया क्या, क्योंकि वो 2 बार 4 बार ट्रैवल नहीं कर सकता बार बार टूल्स के लिए एंड ऑल के लिए। वो एक ही बार में जाएगा तो सब चीज़ अपना प्रोविजंस लेके जाएगा, कि वो उसका यही ट्राई रहेगा कि कस्टमर को मतलब प्रॉब्लम ना हो, उसकी कार स्टार्ट हो जाए, या तो हमको टो कराना है तो टो करवा ले, कस्टमर को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। तो हम लोग ट्राई यही करते हैं। तो Okay. इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक बेसिक नॉलेज आप रखिए कि सामने वाले को बता सको आप। कोई बेसिक नॉलेज आप देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैंने मान लीजिए मैंने कॉल किया और आपने कहा कि ये देखिए, है ना, एक बार अपनी डिग्गी में ये देख लीजिए, या हाँ। फिर नहीं वो चेक कर लीजिए, या फिर अपना एक्सकलेटर चेक कर लीजिए, हाँ। एबीसी चेक कर लीजिए। व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू आस्क कि आप थोड़ा आइडिया लगा पाएं कि ये बोल तो नहीं पा रही है, बता भी नहीं पा रही है, लेकिन एटलीस्ट इससे मैं ये मैं करवा गाइड लूं। कर दूं। हाँ। तो जैसे उसमें बेसिक होता है, मैं पहले सबसे पहले तो उनसे यही पूछता हूँ कि आपकी कार मतलब इग्निशन जब आप ऑन कर रहे हो तो उसके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे लाइट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो बताते हैं लाइट्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से मैं फिर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि आप जब क्रैंक कर रहे हो, मतलब एज इन कार को मूव, चाबी को आप मूव कर रहे हो, तो कोई आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग की कि नहीं आ रही है। वो बोलते आ रही है, तब तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि वो तो कुछ मैकेनिकल फॉल्ट है तभी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसमें तो मैकेनिक ही कुछ दिख सकेगा। और अगर आपकी कार क्रैंक ही नहीं कर रही है तो वो ऑब्वियस हो जाता है कि बैटरी का प्रॉब्लम है। तो आई ट्राई टू गाइड हिम और हर की, मतलब अगर पॉसिबल हो आपके पास कि 1-2 पर्सन वहां पे है, वो कार को पुश कर सकते हैं, आपका पुश करने से स्टार्ट होगा तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो आप वैसे करवा लो, कभी कभार उसमें भी काम बन जाता है। नहीं होता है तो हम लोग जंपर केबल एंड बैटरीज के साथ भेजते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी कार स्टार्ट हो जाए। कभी कभार होता है क्लच में प्रॉब्लम होता है, जैसे क्लच एकदम डिप्रेस हो गया फिर वो उठता नहीं है, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं गाइड करें कि उनका एक रोड वर्दी गाड़ी हो जाए, कि 1-8 किलोमीटर चल के किसी पास वाले गैरेज तक चल जाए। तो वो सब ट्राई करते हैं हम लोग, पूरा गाइड करते हैं कि आप जैसे बोनेट उठा के एक बेसिक चीज़ है समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ क्या देख सकते हो, कोई टर्मिनल ढीला तो नहीं है या कुछ हुआ तो नहीं, मोबिल है कि नहीं। बहुत बेसिक इंसाइट कोशिश करते हैं हम लोग फ़ोन पे भी प्रोवाइड करें कि वो खुद ही सॉल्व कर ले उसको। अब मैं और भी बेसिक क्वेश्चंस पे आने वाली हूँ। Okay. मुझे पता है ऑडियंस आपको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि हम बहुत बेसिक से भी समझे, तो अब मैं बात करने वाली हूँ कार वॉश के बारे में। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हर किसी को अपने कार को चमचमाता हुआ देखना है, लेकिन पैसा भी बचाना होता है। ये तो बड़ा बेसिक है। क्या आप मुझे बता पाएंगे कितने टाइप के कार वॉशेस होते हैं, कौन सा, अगर आप वीकली कराते हैं या फिर मंथली कराना चाहिए, जैसा भी आप गाइड कर पाए। देखिए, कार वॉश एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जो कार का अपीयरेंस होता है आपके एक्सटर्नल कलर्स से और उसी के ब्यूटिफिकेशन से होता है। तो आप जनरल कहीं भी अगर थोड़े कॉस्ट सेविंग के लिए आप एक जनरल रोड साइड कहीं ले जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बकेट वॉश करते हैं। वो एक दिन में 20 गाड़ियां धुलते हैं, वही बकेट सेम उसमें पानी चल रहा है, एंड दे यूज सर्फ एंड निरमा। तो उसमें जो ग्रैन्युल्स होते हैं और जो उनके नॉर्मल वॉश क्लोथ्स जो होते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि आपके लॉन्ग रन में आपकी कार की पूरी वो मतलब शाइन को एकदम खत्म कर देते हैं, डल कर देते हैं। इतने माइनर स्क्रैचेस उस पर पड़ जाएंगे, सोल मार्क्स पड़ जाएंगे, कि वो एक टाइम बाद बेयर आई से भी सबको दिखने लगेगा। तो अपील एकदम खत्म हो जाएगी आपकी कार के लिए। उसी के लिए लास्ट मतलब कुछ टाइम से, अब बनारस में भी जैसे मैं भी लेके आया, उसके बाद फिर और भी लोग लेके आए, फोम वॉश बहुत ज़रूरी होता है एक कार को मेंटेन करने के लिए, उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक बेसिक फोम वॉश बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि कांटेक्ट बहुत कम होता है किसी भी पर्सन का कार से। एक आपका नॉर्मल जैसे वॉश करते हैं प्रेशर वॉश, उसके बाद फोम गन होती है, उस फोम गन से उस पर पूरा फोम स्प्रे करते हैं एंड वो फोम को छोड़ देते हैं उस पर, तो वो ड्रॉप डाउन होता है और साथ में अपने सारे डर्ट्स को लेके वो ड्रॉप डाउन होता है। बनारस के थोड़े हार्श कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है थोड़ा सा उसको डैप करना और थोड़ा रगड़ना, तो वो करता है इंसान, मतलब हम लोग यहाँ वर्कर्स भी करते हैं। बट वो उतने अच्छे क्लोथ्स रहते हैं, जैसे माइक्रोफाइबर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी कार की पूरी प्रॉपर केयर होती है, उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते।
तो उसको ध्यान में रखते हुए उस फोम वॉश किया जाता है। So, जब हम कार वॉश के लिए जाते हैं तो एक तो एक्सटर्नल वॉश होता है, हाँ, प्लस इंटरनल भी क्लीनिंग होती हाँ। है। तो क्या ये दोनों सर्विसेज साथ में मिलती है या फिर हमें बोलना पड़ता है? जनरली तो साथ में ही मिलती है। ओके। सिर्फ टॉप वॉश का आपका यूज नहीं बनता है मेरे हिसाब से कि आप इंटीरियर को ऐसे ही छोड़ते जा रहे हो तो लॉन्ग रन में क्या है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा उसमें डर्ट से सब। आपको एक बार नहीं दिखेगा डार्क इंटीरियर है, ब्लैक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट कुछ टाइम बाद वो कार में आप बैठोगे तो स्मेल करेगा, वो अपीयरेंस उसके खराब हो जाएंगे। आप हाथ कहीं रखोगे तो पूरा डस्ट आपके हाथ में आएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप उसको वन एंड मतलब सेम थिंग है, वो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों साथ में होना चाहिए। जब भी आप लेके जा रहे हो अपने वॉश में तो हमेशा दोनों आपको साथ में ही कराना चाहिए। ओके। तो उससे गाड़ी भी मेंटेन रहती है और आपकी पर्सनल हाइजीन भी उसके साथ मेंटेन रहती है। ओके। सो एक नॉर्मल 4 व्हीलर कार जैसे होंडा सिटी कोई ले लीजिए फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई हैव इट, तो अगर उसको क्लीन करना हो तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या कॉस्ट आता है? 500 आता है हम लोग क्या, जस्ट 500? या जस्ट 500। That's या एक्चुअल में इट्स वेरी इकोनॉमिकल। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा मतलब सुपरस्टिशन है कि मतलब कहीं ब्रांडेड जगह वो जाएंगे तो बहुत महंगा रहेगा, या प्रॉपर वर्कशॉप है तो महंगा रहेगा, हम रोड साइड कराते हैं वो सस्ता रहेगा। लॉन्ग रन में आपको वो बहुत चीप पड़ता है। आप ब्रांडेड जगह अगर अपने सर्विसेज ले रहे हो तो लॉन्ग रन में एक्चुअल में आपको चीप पड़ेगा वो। 500 में आपका अंदर का पूरा वैक्यूमिंग होता है, सारे मैट्स क्लीन होते हैं, डोर पैड्स क्लीन होते हैं, सारे पॉलिशिंग होते हैं अंदर आपके प्रॉपर, उसके बाद बाहर फोम वॉश होता है, ब्लैक पॉलिशेस होती है, तो मोर देन वर्थ ऑफ सर्विस आपको मिलता है 500 में। तो 100% सबको ट्राई जरूर करना चाहिए, तो उनको खुद ही डिफरेंस समझ में आएगा एक बाहर की और एक ब्रांडेड जगह की सर्विसेज में। क्या कोई चीज आप सामने वाले को बताना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस है कि जब आप कार वॉश कराएं तो इन बातों का ध्यान रखें? बेसिक यही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, मतलब जब आपका सारे डोर्स खोलता है कोई भी जो आपका वर्क कर रहा है वर्कर, तो सारे आपके फ्लोर मैट्स को सबसे पहले निकालता है। बेसिक है क्योंकि सारी गंदगी पहले उसी पे डिपॉजिट रहती है, तो उसको बाहर करेगा, वो उसको साफ करेगा। उसके बाद अंदर आपका पहले ब्लो ड्राई करेगा, पहले वैक्यूम करेगा सॉरी, उसके बाद ब्लो ड्राई करेगा। दोनों आपका बहुत ज़रूरी है। वैक्यूम से आपके नीचे ऊंचे जितने कॉर्निसेस आपके डर्ट है उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद बहुत सारे कॉर्नर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके वैक्यूम्स नहीं पहुँच पाते, तो उसको ब्लो ड्राई करता है ताकि सारे सब जगह से आपके जितने डस्ट पार्टिकल्स है वो निकल जाए। उसके बाद वो उसको वेट क्लॉथ से पूरा क्लीन करता है इंटीरियर को, एज इन की जो भी रेसिड्यू वो पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद 4th स्टेप में वो पूरा आपका पॉलिशिंग करेगा। ये तो इंटरनल आपका बेसिक, ये 4 स्टेप हमेशा फॉलो होना चाहिए। उसके बाद एक्सटर्नल पे आते हैं। एक्सटर्नल पे आपके पहले वो वाटर वॉश करेगा, उसके बाद फोम स्प्रे करेगा, उसको डैब करेगा, फिर अगेन वाटर वॉश करेगा। तो 3 स्टेप में आपके बाहर वाला खत्म हो जाता है और 4 स्टेप में अंदर वाला। अब बाहर कभी कभार होता है, कोई कोई चाहता है बाहर वैक्सिंग हो, एज इन पॉलिश हो, तो 4th स्टेप में फिर उसका वो जब गाड़ी आपकी फाइनल ड्राई हो जाती है उसके बाद उसको वैक्सिंग की जाती है उसके शाइन को मेंटेन करने के लिए। ओके, इसी बात पे मैं और ऐड ऑन चाहूंगी आपसे कि जब गाड़ी हमने एकदम क्लीन करा ली, लेकिन अब क्योंकि गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो स्क्रैचेस होंगे, थोड़ा सा उसमें शाइननेस कम हो जाएगा, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उसके लिए एक बेसिक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसको डिटेलिंग बोलते हैं हम लोग के ऑटोमोबाइल के मतलब भाषा में। डिटेलिंग सर्विसेज आपके एज इन मतलब ये होती है कि आपकी जैसे कार है उस पर एक्सटर्नल वेदर इफेक्ट आ गया, या आपके जनरल जो डेली साफ सफाई करने वाला छोटू आता है वो उसको रगड़ रगड़ के कपड़े से एकदम खत्म कर चुका है उसकी ब्यूटी को, तो आपको लग रहा है कि हाँ उसको आपको फैक्ट्री कंडीशन में रिवाइव करना चाहिए, तो आप किसी भी अच्छे डिटेलिंग सेंटर में जाओगे तो वो आपको प्रोसेस समझाते हैं। उसमें क्या है, फिर आपके मशीन से पहले उसको वो जैसे एक रेगुलर वॉश होता है, वॉश करके गाड़ी का एक्चुअल कंडीशन पे लाते हैं उसको। उसके बाद फिर वो विजिबली जो जितने स्क्रैचेस सब है उसके ट्रीटमेंट के लिए पूरा गाइड किया जाता है कि उसको रबिंग पॉलिशिंग एक बेसिक मशीन से बोलते हैं, वो रबिंग पॉलिशिंग करते हैं तो ऊपर का जो एक क्लियर कोट का लेयर होता है उससे रिमूव हो जाता है, तो फैक्ट्री कंडीशन में वापस कार आ जाती है और शाइन उसमें मेंटेन हो जाती है। क्या ये बहुत कॉस्टली होता है? बहुत कॉस्टली नहीं, वर्थ के हिसाब से आप बोलेंगे तो एक बेसिक कार का जैसे अराउंड 3500 to 4500 आता है। अभी जैसे हमारी गाड़ी को लेते हैं, होंडा सिटी को लेते हैं, अगर तो इंटीरियर एक्सटीरियर आप पूरा अगर डिटेलिंग आप करा रहे हो अराउंड 4500 आपके कॉस्ट आएगी। ओके। और अगर आपके बहुत डीप स्क्रैचेस नहीं है जिसमें कि आपका पेंट हट चुका है पूरा, तो गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू आपकी हो जाएगी फैक्ट्री कंडीशन पे। ओके, आई थिंक 1-2 साल पहले किसी कंपनी से तो मेरी बात हो रही थी, बट दे हैव टोल्ड मी समथिंग, कोई पॉलिशिंग करके 27-28 हज़ार रुपए का बिल था। तो मैंने कहा यार मुझे पता है उसकी गाड़ी निकलने के बाद दूसरे दिन के बाद फिर से वो वैसी ही हो जानी है, बहुत भी हुआ तो 4-5 दिन के लिए वो ठीक रहेगी। तो ऐसा कुछ है क्या जो इस रेंज में भी आता है? जैसे अब आपको बताओ, आपका जनरल जो डिटेलिंग हो गया, ये डिटेलिंग के बाद वाला प्रोसेस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग्स। कोटिंग में जैसे 2 तरह की कोटिंग आती है, एक आपकी ग्राफीन कोटिंग होती है, एक सेरामिक कोटिंग होती है।
सिरेमिक कोटिंग का ही और एडवांस वर्जन आपका ग्राफीन कोटिंग है, जिसमें कार्बन इन्फ्यूज रहता है, ग्रेफाइट उसमें इन्फ्यूज रहता है, तो वो ब्लैक मतलब बेसिकली हो जाता है, वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका कार का पूरा डिटेलिंग कर दिया, तो उसके बाद हम लोग एक जनरल केमिकल से उसको पूरा वाइप क्लीन करते हैं कि कोई भी रेसिड्यू हट जाए। उसके बाद उस पर एक ग्लास की कोटिंग की जाती है। तो एक लिक्विड केमिकल होता है, उसको जब अप्लाई करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट आपका डिसॉल्व हो जाता है एनवायरनमेंट में, एक बेसिक सिलिका का पूरा ग्लास का कोटिंग आपके ऊपर हो जाता है कार पे। तो उसकी वजह से क्या, उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट एकदम मतलब ना के बराबर हो जाता है। उसकी लास्टिंग अराउंड 5-6 साल आराम से होती है। तो उसमें आपके डस्ट भी नहीं पड़ता, आपका वाटर रिपेलेंट होता है वो, आपका थोड़ा भी वाटर उसमें जाएगा तो अपने आप बीड ऑफ हो जाएगा, वो पूरा अपने आप नीचे गिर जाएगा। अच्छा। और शाइन काफी इजी हो जाता है आपको मेंटेन करना। उसको एक जनरल डस्टिंग करनी है आपको, एंड एज गुड एज न्यू हो जाएगा आपका कार। वो इवन आफ्टर 2 to 3 years भी वो वैसे ही शाइन उसकी रहेगी। ओके, ये वाला चीज किन गाड़ियों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बेसिक जो शोरूम से निकलती है और डार्क कलर है, उसमें तो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि आपको वेट ही नहीं करना है, आप उसको तुरंत कराओ। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो 100% मतलब आपका यूजफुल चीज है। मतलब लोग को लगता है कि आपके ये कार के कॉस्ट में एडिशन हो रहा है 25,000 30,000 का, बट लॉन्ग रन में अगर आप उसको रीपेंटिंग जॉब सबसे बचाना चाहते हो और कार को आप मतलब मेंटेन करना चाहते हो शाइन को, तो 100% वो वर्थ आपके लिए रहेगा। वो सिरेमिक कोटिंग के बारे में आपने ये कहा कि जब नई गाड़ियां निकलती हैं तो हम तुरंत पॉलिशिंग अगर कर लें तो वो लंबे समय के लिए एक तो शाइन बना रहेगा और प्लस उसमें थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो नहीं करेगा। ओरिजिनल पेंट आपका रिस्टोर्ड रहेगा वैसे के वैसे, उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक दूसरी लेयर है जो कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट को अपने ऊपर लेगी, आपके पेंट तक जाने ही नहीं देगी। उसका बेसिक यही होता है। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की बैटरी लाइफ पे। Okay. जब गाड़ी हम चलाते हैं हम ध्यान ही नहीं देते, मतलब मुझे लगता है बहुत सारी चीज को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो हमें दिखती ही नहीं है। अब बैटरी एक ऐसी चीज है वो जो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पता नहीं चलता। और बल्कि हम सोचते हैं कि और वो खराब भी हो जाती है, तब भी हम सोचते हैं कि इसी को ठीक करके कुछ समय और चला लें। आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बेसिक सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग आपको जानना जरूरी है कि एक बैटरी को कभी भी अगर डेड होना होगा तो 80% ऑफ द चांसेस है कि जब विंटर आ रहा है आपका उस टाइम ही होगा वो। बैटरी का बेसिक नेचर बोल लीजिए या कुछ भी है, विंटर के अराउंड सबसे ज्यादा बैटरी डेड होती है। मतलब जो भी कमजोर हो गई है, आपकी लाइफ स्पैन खत्म हो गया है, तो विंटर के अराउंड वो आपको इंडिकेशन देना चालू कर देगा। तो आपके विंटर्स आ रहे हैं और स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा लगने लगा 2-3 बार हुआ कि आप गाड़ी क्रैंक बहुत लंबी ले रही है, कि मतलब टाइम में स्टार्ट हो रही है, तुरंत नहीं हो रही है, या क्रैंक आपका बैठ रहा है, मतलब सेल्फ ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो आप समझ जाइए आपके लिए इंडिकेशन है कि आपकी बैटरी का वेयर एंड टियर एकदम हो चुका है, वो अब रिप्लेसेबल है। तो आप उसको एक बार या तो किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर या फिर कोई बढ़िया जगह आप लेके जाओ कि उसका बैटरी का हेल्थ चेकअप कराओ। वहाँ पे डिवाइसेस रहती है जो आपके बैटरी के हेल्थ का चेकअप करते हैं। वो फिर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको बेसिक चार्जिंग एंड वाटर टॉपअप की जरूरत है उसमें, या फिर आपका बैटरी एकदम डेड हो चुका है और आपको चेंज करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको, मेरे ख्याल से तो हर साल मतलब विंटर आने के पहले इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दी आपने कि बैटरी का हेल्थ भी चेक किया जा सकता है, जैसे आप पेट्रोल चेक करते हैं या फिर नहीं कैसे आप बाकी सारी चीजें अपने टायर का प्रेशर चेक करते हैं, ये वैसे ही आप अपनी बैटरी चेक कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए हमारी बैटरी खराब हो गई, वैसे तो कितने साल तक बैटरी सर्वाइव करती है? एवरेज लाइफ 3 to 4 years होता है आज के डेट में। और जब चेंज करते हैं, अभी हम होंडा सिटी का ही एग्जांपल रखते हैं, जब हम उसकी बैटरी चेंज करेंगे तो क्या कॉस्ट आता है? अराउंड 6,000 आएगा और उसका ड्यूरेशन भी 2 से 4 साल चलेगा आराम से। ओके। अब हम गाड़ी के इंजन पे बात करते हैं। जब गाड़ी के इंजन, हमेशा ये सुनने को मिलता है कि गाड़ी की इंजन बैठ गई है या फिर नहीं इंजन खराब हो गई है, लंबा बिल आएगा। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? इस पे कमेंट सबसे पहले मेरा यही रहेगा, आप अपने सर्विस एकदम फॉरमोस्ट बेसिक आपका सर्विस है। अगर आप पीरियोडिक सर्विस पे अपने ध्यान दे रहे हो गाड़ी के, तो लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं होने वाला इंजन को। एक बेसिक ह्यूमन जैसे शरीर होता है वैसे ही आपकी कार भी है, उसका हार्ट आपका इंजन हो गया। आप जैसे अपने शरीर में इनपुट दोगे, आपका हार्ट, आपका सारे ऑर्गन्स वैसे ही फंक्शन करते हैं। तो सेम थिंग इज विद कार। आप जैसा उसमें इनपुट दे रहे हो तो वो कार भी आपको आउटपुट वैसा ही देगी। आप कहीं लेके जा रहे हो उसमें और सस्ता सा 150 रुपए का मोबिल आप डलवा दिया, आप खुश हो गए कि मेरा कॉस्ट कटिंग हो गया। दैट्स नॉट अ कॉस्ट कटिंग। लॉन्ग रन में आपको इतना हैवी बिल वो जनरेट करेगा कि आप मतलब सोचते रह जाओगे आपने किया क्यों। और जनरली मासेस में प्रॉब्लम यही है कि जब उनके साथ वो प्रॉब्लम आ जाती है तब वो सोचते हैं कि हमने ऐसा किया क्यों। तो बेसिक इंजन हेल्थ सबसे जरूरी है आज के डेट में। उसका मोबिल, आप मोबिल उसमें हमेशा टॉप नॉच क्वालिटी का यूज करो, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। आप अपनी कार सर्विस कम करा रहे हो,
आप टायर में नाइट्रोजन यूज कर रहे हो, एयर यूज कर रहे हो, आप डिटेलिंग नहीं करा रहे हो, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आप मोबिल सबसे बढ़िया यूज करो, आपको गाड़ी आपकी कभी धोखा नहीं देगी। अब क्योंकि आपने इंजन की बात कर दी और अब आपने मोबिल की भी बात कर दी, अब हम बात करने वाले हैं डीजल कार या फिर पेट्रोल कार। मोस्टली अब मेरा प्रेफरेंस पेट्रोल कार है। इवन आई ओन अ डीजल कार, बट अब वर्थ नहीं रह गया उसका बेसिकली बोले तो। क्योंकि देखिए आपका जो पहले वर्थ था 10 साल पहले, वो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में इतना डिफरेंस थे कि लोग को वाइबल लगता था। आज के डेट में वो डिफरेंस हार्डली 8-10 रुपया रह गया। उसके बाद आपकी डीजल कार हमेशा पेट्रोल कार से आपकी एटलीस्ट 1 और 1.5 लाख महंगी होती है। तो लॉन्ग रन में आप जब उसको कैलकुलेशन लेने जाओगे तो आपको कभी भी वाइबल नहीं दिखेगा। या तो डेली कम्यूट आपका 50 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है, तब आप डीजल पे जाओ तो बात अलग है। फिर अगेन वो आप हेल्थ हजार्ड या किसी भी तरह से देखोगे तो डीजल कार उतनी सेफ नहीं होती है एनवायरनमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के कर्व्स भी आने लगे उस पर। तो आने वाले टाइम में आई थिंक कि मतलब वो तो फेज आउट होना ही है डीजल को। बहुत सारी कंपनी जैसे मारुति को आप देखोगे, होंडा को देखोगे, बहुत सारी कंपनियां जो डीजल बनाना बंद ही कर चुकी है ऑलरेडी। तो अब कमिंग जो जनरेशन आ रही है और अभी जो टाइम है, आई डोंट थिंक मतलब डीजल इज अ वाइबल ऑप्शन। कस्टमर्स के लिए भी ओन करना इतना मुश्किल हो गया। पहले आप सिर्फ अपने गाड़ी में डीजल भरवाते थे, मोबिल का ध्यान रखते थे। अब एक नई चीज आ गई, आपको यूरिया भी मेंटेन करना है, एडब्लू उसको बोलते हैं। तो अब BS6 की जितनी डीजल कार है, आप उसको एडब्लू का भी लेवल मेंटेन करो। तो एक एडब्लू इज इन द सेंस कि यूरिया है वो बेसिक, वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। वो आपके जैसे मतलब हार्मफुल गैसेस जो होते हैं, नॉक्स एंड ऑल, उसको बर्न आउट करने के लिए वो कार में ऐड होता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम में जाता है और साथ में वो गैसेस को बर्न करता है कि एक थोड़ा कम आप बोले तो खराब गैसेस बाहर निकले उससे एग्जॉस्ट से। तो उसके लिए कंपलसरी कर दिया कस्टमर ने। अब ट्रेंड आ गया ईवीज का, तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे हम कितना अच्छा जा सकते हैं? मतलब आई थिंक मेरा ये प्रेफरेंस है कि अगर आपकी वो इकलौती आपके घर की कार है तो अभी भी शायद मैं ईवी पे ना जाऊं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई है। अभी उसको एडवांसमेंट में जाना बहुत आगे तक है। बेसिक जो रेंज वाला जो होता है, एक फोमो टाइप का हो जाएगा आपको अगर आप ईवी लेके निकल रहे हो हाईवे पे एंड यू हैव टू ट्रेवल लाइक 200-300 किलोमीटर्स। तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको मतलब फेयर होने लगेगा कि मतलब कैसे मैं सरवाइव करूंगी, कहीं मेरे को चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला तो। तो वो चीज, वो टेक्नोलॉजी अभी भी एडवांसमेंट में जाना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट आपके पास 700-800 किलोमीटर्स की रेंज होनी चाहिए कार में, कि बेसिक तब आप 200-300 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकते हो सेफली। क्योंकि आपका जो रेंज कंपनी सर्टिफाई करती है उससे एटलीस्ट आप 20% डाउन आप जनरल डे टू डे यूज में आपको मानना ही पड़ेगा। तो समवेयर अराउंड 450-500 किलोमीटर का अगर आपका रेंज है, तो आपको अगर 200 किलोमीटर का कोई दूसरे सिटी में जाना है तो आप तभी जा पाओगे अगर वो 500 किलोमीटर का रेंज है। अदरवाइज अभी तो आप सिर्फ लोकल कम्यूट के लिए अगर आपकी सेकंड कार है तब ठीक है ईवी। तो ईवी से क्या बेनिफिट होगा? वो पेट्रोल के प्राइसेस नहीं देने पड़ेंगे? हाँ, पेट्रोल की प्राइसेस नहीं देने पड़ेंगे। आपकी जो चार्जिंग होती है तो पर किलोमीटर कॉस्ट काफी कम आता है ईवी में, नो डाउट बहुत कम आता है। कुछ डीमेरिट है ईवीज का? एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है तो अभी आपको हर चीज में रिलाई उसको एकदम प्योरली सर्विस सेंटर पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बाहर में पार्ट्स नहीं देते अभी उसके। जैसे बाकी हर चीज के आपके पार्ट्स बाहर मार्केट में अवेलेबल है, जेन्युइन ब्रांडेड ही, बट ईवीज के पार्ट वो अभी बाहर नहीं देते। तो आपको सर्विस सेंटर पे रिलाई करना पड़ेगा। अब उन लोग का क्या है, उसमें एकमात्र उन लोग का काम है वो, तो वो क्या आपसे लेगा क्या नहीं लेगा उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। जहाँ ऑप्शंस नहीं है तो वहां तो आप क्या होता है वो समझ सकते हो। हम थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम। अब सीएनजी पे बात करते हैं। सीएनजी गाड़ियां इतना ज्यादा एक टाइम में ट्रेंड में आई कि हर फैमिली कह रही थी कि अब सीएनजी में कन्वर्ट करा लो। लोगों ने अपने पेट्रोल कार्स को भी सीएनजी में कन्वर्ट कराने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों अपने आप में ब्लास्ट कर गई, एक्सीडेंट्स हो गए। So do you have to say something on this कि CNG कार्स अच्छे हैं अभी भी या फिर नहीं? 100% है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो फैक्ट्री फिटेड होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर के थ्रू। मार्केट के आपको CNG किट कभी नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि वो उतना सर्टिफिकेशन वो लोग कभी नहीं ले सकते जो एक मैन्युफैक्चरर लेता है। जैसे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से और बाकी जितने गाइडिंग फोर्सेस है, उनसे इतने सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चरर लार्ज लेवल पे ही फॉलो कर सकता है। एक बेसिक आपको रोड साइड पे जो किट लगा रहा है या कोई शॉप है, वो कभी उसको फॉलो नहीं कर सकता। तो आपको वो सेफ्टी आपको आउटसाइड किट में कभी नहीं मिलेगी। हमेशा प्रेफर आप ब्रांडेड, मतलब जो कार मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड कर रहा है उसी पे, उसके स्पेसिफिकेशन से भी आपको कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा सब कस्टमर को यही बोलता हूँ, आपका जो मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है
उसकी बेसिक इंटीग्रिटी से आप कभी छेड़छाड़ मत कीजिए, बहुत फैटल हो सकता है वो। आप एक नॉर्मल मॉडिफिकेशन कीजिए, बाहर कुछ कीजिए, ब्यूटिफिकेशन कीजिए, दैट्स ऑल वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बेसिक कार की इंटीग्रिटी से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बहुत टाइम देते हैं अपना उस पर, उसको वेरी थॉट प्रोसेस होता है वो, उसके बाद ही वो कार रोड वर्दी होती है, तो उससे छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। तो आपका सीएनजी जब तक मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, वेरी गुड थिंग, मतलब अच्छा है वो। क्या प्राइस का डिफरेंस आता होगा? आई थिंक पर किलोमीटर अराउंड 5 रुपये पर किलोमीटर का आराम से डिफरेंस आ जाता है, फिर तो अच्छा एंड है। इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। या ओके, तो अब क्योंकि हमने बात एवरेज पे कर ली है अब ऑलमोस्ट, तो कुछ एवरेज ठीक करने के बारे में बताइए। जब गाड़ी का एवरेज अच्छा करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप बेसिक अपने सर्विसेज को मेंटेन कीजिए हर साल। आप जैसे आपका जो शेड्यूल है सर्विस का 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, उसको मेंटेन कराइए और प्रॉपर अच्छी जगह से कराइए, जो कि हर एक चेक पॉइंट्स को आपके फॉलो करते हैं, तो आपकी कार का एवरेज कभी डाउन नहीं होगा। कार का एवरेज डाउन देखिए ऐसे होता है, आपके जैसे एयर फिल्टर्स चोक हो गए, आपके प्लग्स खराब है, स्पार्किंग सही से नहीं कर रहे, या इंजेक्टर आपके जाम है, तो उनकी वजह से होता है आपका एवरेज डाउन। तो जब आप एक सर्विस सेंटर में जाते हो बढ़िया, तो वो हर एक पॉइंट को आपका थॉरोली चेक करते हैं, तो उनको मालूम रहता है क्या करना है क्या नहीं, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है एवरेज की। तो आप एक अच्छी जगह जा रहे हो और अपनी कार को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, तो आपको एवरेज की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। सो क्या गाड़ी धीरे चलाने से हमारा एवरेज अच्छा होता है? बोल सकते, नॉट एग्जैक्टली बट बोल सकते। एक आपका सर्टेन लिमिट होता है, जैसे 40 to 60 के बीच में अगर आप क्रूज कर रहे हो कार को नॉर्मल, नॉट हैवी थ्रॉटल के थ्रू, तो एवरेज अच्छा देगा। आपका सारा एवरेज डिपेंड करता है आपके थ्रॉटल पे। आपका 80-90 पे सबसे अच्छा एवरेज देता है अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, लेकिन आपका आप ये सोच रहे हो कि बहुत स्पीड बढ़ी तो और एवरेज बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आप 100 पार जाओगे तो एकदम गसल करने लगेगा वो, मतलब एकदम खत्म होने लगेगा आपका पेट्रोल। तो थ्रॉटल पोजीशन जितना ओपन होगा उतना ज्यादा इंटेक होगा पेट्रोल का, उतना ही आपका एवरेज लो होता जाएगा। तो बेसिक ड्राइविंग टेक्निक्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ टेक्निक्स बताइए जिससे एवरेज ठीक किया जाए। हमारी ऑडियंस ये तो देखिए चलाते चलाते सबको अपने आप ही एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि सब एडजस्ट खुद ही करते हैं कैसे करना उसको। हम गोवा रोड ट्रिप पे जा रहे थे, मैं आपको सॉरी टू कट यू, इंसिडेंट बता रही हूं। तो मतलब आप यहाँ से गोवा पूरा रोड ट्रिप। नाइस। सो माय ब्रदर इज क्रेजी, so we were booking flight but he was like मजा नहीं आएगा, let's go with car। और उसको वो हर जगह वो घूमता है, so we decided कि चलो गोवा न्यू ईयर है, let's celebrate there। वो पूरे रास्ते कह रहा है 80 पे रखना, 80 पे रखना, इससे एवरेज अच्छा रहेगा। तो I was like ये क्या, मतलब because I have no clue about it। तो he was like 80 पे रखो, 80 से नीचे मत जाना, 80 से ऊपर मत जाना, 80 पे रखोगे तो एवरेज बहुत अच्छा जाएगा। so एक गाड़ी का कौन सा एवरेज अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा रहेगा आपके हिसाब से? डिपेंड करता है आप कौन से गियर पे ड्राइव कर रहे हो, किस रोड पे ड्राइव कर रहे हो, मेनली तो उसी पे। आपका जैसे टायर कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, उसमें एयर प्रेशर भी आपके अच्छे होने चाहिए, तो उस सब पे भी डिपेंड करता है। बाकी 80 to 100 का रेंज जो होता है वो सबसे इकोनॉमिकल रेंज होता है आपका। उस पर आप क्रूज करते हो तो एक कांस्टेंट आपको पेट्रोल सप्लाई मिलती रहती है इंजन को, वो उसी को बर्न करता है। वो मतलब ट्राई नहीं करता है कि उसको और एक्स्ट्रा पेट्रोल चाहिए, तो वो उतना ही बर्न करता है जितना इकोनॉमिकली उसको रन करना उस स्पीड पे। तो एक बेस्ट आपका स्पीड रहता है 80 to 100 का क्रूज स्पीड आपका सबसे बेस्ट रहता है एवरेज के लिए। एक इंसिडेंट मेरे को आप देख भी रहे होंगे कि मैं स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि आई वाज थिंकिंग अबाउट माय ब्रदर। व्हाट हैपेंड, हम ऑलमोस्ट महाराष्ट्र क्रॉस कर रहे थे, या फिर देयर वाज वन मोर प्लेस, हम नागपुर क्रॉस कर रहे थे। तो वो क्रॉस करते ही चेक पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर आपको लगातार चेक किया जाता है, आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि वहाँ के जो पुलिस थे, ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने कहा कि आप नाइट्रोजन भरवा लीजिए, इससे आपकी गाड़ी का टायर जो रहेगा वो कूल रहेगा, और आपको क्योंकि आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो इट विल बी ईजियर। एक तो उस पर बताइएगा कि नाइट्रोजन फिलिंग कितना आसान है, और मैं उस पर दूसरी चीज बता रही हूँ विच वेंट रियली फनी, बिकॉज आफ्टर अ वाइल उसका एक टायर का लेवल 38 आ गया था, जिसको उसको बरकरार रखना था आई थिंक 40 पे या फिर 42 पे। आगे कहीं नाइट्रोजन नहीं था। अब उसने क्या किया, अपने चारों गाड़ियों के हवा निकलवा दिए, अब उसमें नाइट्रोजन फिल करा दिया। आगे कहीं नाइट्रोजन नहीं था। सो अब एक पहिया जो था वो एयर पे चल रहा था और 3 पहिया नाइट्रोजन पे चल रहा था। सो दैट वाज सो फनी। डू यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस? देखिए बेसिक नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, हाईवे सब पे नो डाउट अच्छा रहता है। नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो हीट हो चाहे मतलब वो कूल हो, कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है वो, या एक्सपैंड नहीं करता है, वो एज इट इज रहता है। तो आपका बेसिक जब गाड़ी चलती रहती है तो क्या आपके टायर में बहुत ज़्यादा हीट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से। तो नॉर्मल एयर आपके एक्सपैंड करते हैं और बर्स्ट करने का मतलब काफ़ी चांसेस रहते हैं।
अगर आपका सर्टिफाइड लिमिट से ऊपर अगर आपका एयर है, जैसे एक जनरल कार में सर्टिफाइड लिमिट आपका 32 या 35 है, ओके। आप उसमें आप 45 PSI का प्रेशर डलवा दिए, अब हम्म। उसको आप हाईवे पे रन कर रहे हो, बहुत हम्म। लॉन्ग रन में क्या है, बहुत हाई चांसेस है आपके टायर बर्स्ट कर जाएंगे। ओके। तो एक फेटल एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस रहता है। नाइट्रोजन इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। नाइट्रोजन आपका 32 है या 35 है मेंटेन, तो वो वहीं पे रहेगा, वो हार्डली 1 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो नाइट्रोजन इज़ नो डाउट वेरी गुड, मतलब मेंटेन करना चाहिए सबको। बट प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन काफ़ी महंगा होता है, तो हर जगह रीडली अवेलेबल नहीं होता है वो। तो नाइट्रोजन अगर आप कभी फिल करा रहे हो तो हमेशा ध्यान दो, उसको पूरा टायर को डिफ्लेट कराना होता है आपको, ताकि पुराने एयर उसमें से पूरे निकल जाए। उसके बाद उसमें आप नाइट्रोजन डलवाओगे, तो एक बार इन्फ्लेट कर दिया आपने नाइट्रोजन के साथ, तो उसके बाद उसमें एटलीस्ट जब तक पंचर नहीं हो रहा है या कोई लीकेज नहीं है, तो उसमें से नाइट्रोजन हिलेगा भी नहीं, आपका कहीं नहीं जाएगा, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपका वैसे ही मेंटेन रहेगा। आप इमरजेंसी केस में आपको कहीं ऐसा मतलब हुआ, तब उसमें एयर फिल करा सकते हो, फिर आप अपने सिटी रिटर्न करो, या कहीं नाइट्रोजन वाला दिखा तो उसको फिर से आप चेंज करा सकते हो। जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, जैसे कि इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन टेल मी कि अब फॉर एग्जांपल मैं शोरूम पहुंची और शोरूम में क्या ध्यान दूं कि मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए। देखिए, एक होता है आपका PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ओके। तो ये आप अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियों के बारे में नहीं जानते हो, तो एक अपने साथ ऐसे एडवांस मतलब स्किल वाले या कोई एक ऐसे आदमी को ज़रूर आपको लेके जाना चाहिए, तो आपकी गाड़ी को वो आपके लिए पूरा इंस्पेक्ट कर सके कि जो एक नॉर्म सेट है मैन्युफैक्चरर के, वो डीलर आपको उस हिसाब से गाड़ी दे रहा है कि नहीं, उसमें कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है, या कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई वैसा डिफेक्ट नहीं हो जो कि आपका मटेरियल डिफेक्ट हो, बाद में चल के आपको दिक्कत दे, या कोई रिपेंटेड सर्विस नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। वो सब एक जनरल आपका PDI में होता है। अगर आपको खुद को नहीं आइडिया है, तो आपको एक आदमी को जरूर ले जाना चाहिए जिसको इस चीज़ की आइडिया हो, वो आपके लिए PDI कर दे आपकी कार की। क्योंकि आप कुछ भी ले रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नो डाउट मतलब हर कोई चाहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट थिंग मिले। राइट। तो कभी कभार ट्रांसपोर्टेशन में, कभी डीलर के मैन पावर की प्रॉब्लम की वजह से कार आपकी एक्सीडेंट हो गई या कुछ भी हो गई, तो डीलर उसको फिर से रिपेयर करके आपको ऐसे ही सोल्ड आउट कर देता है। जनरल मासेस कैन नॉट, मतलब वो सी नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते उसको। तो उसके लिए PDI बहुत जरूरी होता है। एक इंटरव्यू में देख रही थी, उस इंटरव्यू में एक बंदा बोलता है कि यार कभी भी कार लेने जानी हो ना, तो हमेशा 26-27 को जाओ या फिर 28 को जाओ। वो जो सेल्स पर्सन होता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो तुम्हें सस्ते में गाड़ी बेच देगा। देखिए, बेसिक मिथ है सेल्स पर्सन के ऊपर, तो हमको लगता है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बेचारे पे हमेशा ही प्रेशर रहता है। अच्छा। तो कार बेचना इज नॉट अ इजी थिंग। मतलब हाँ ठीक है, आज के डेट में इंडिया में थोड़ा हुआ है कि मतलब रीडली मतलब बिकने लगी है कारें। पहले तो आप अगर किसी शोरूम जाओ, तो उसके बाद वो बंदे का आपको 2-3 महीने तक फॉलो अप आते ही रहेगा, जब तक आप हाथ थक के ले ही ना लो। राइट। तो सेल्स इज नॉट ए इजी जॉब, एक मजाक की बात अलग है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप 25-26 को जाओगे तो आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा या कुछ। आप फर्स्ट को जाओ चाहे आप 30th को जाओ, वो सेम थिंग रहेगा। वो प्रेशर बेचारे पे वो फर्स्ट डे से ही रहेगा वो। एक और भी चीज है, जैसे बोलते हैं कि जा रहे हो तो उनसे पता करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे स्टोर में कौन सी गाड़ी रखी हुई है। वहां पे तुम अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हो। ये एक पॉइंट है आपका। जैसे आप लेने गए, समझ लीजिए आप i10 लेने गए हुंडई में, ठीक है, आप कोई भी डीलरशिप पे गए, अब आप उसके पास i10 अवेलेबल है, अब आपको कलर कौन सी लेनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी चॉइस की आप उसको बोलोगे तो वहां थोड़ा नेगोशिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो डीलर को क्या अपफ्रंट पेमेंट करके आपके लिए वो नया मंगाएगा। वो उसका इन्वेंट्री से कुछ नहीं जा रहा है कि उसको कुछ लालच हो, तो उसमें थोड़ा नेगोशिएशन आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यही आप अगर उससे पूछो कि आपके पास कौन सी कार अवेलेबल, आप वो बताओ, अगर मेरे लाइक के मैं ले लूंगा, वो आपको इन द केस बताता है कि हाँ ये कलर है, तो आप उस पर 100% नेगोशिएट कर सकते हो कि ठीक है आपकी इन्वेंट्री की है, मेरा मन नहीं था ये लेने का, लेकिन मैं ले रहा हूँ, तो अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तो बेसिक नेचर है बनारसियों का कि वो तो करवाएंगे। कभी आपने कराया ऐसा कुछ? क्यों नहीं, हमेशा। कितना डिस्काउंट मिल जाता है फिर भी? एटलीस्ट आई कैन मतलब से आपको 15-20 हज़ार तो बहुत मामूली बात है, आराम से मिल जाएगा। आराम से डिस्काउंट 1 लाख मतलब 7-8 लाख की कार पे आपको 20,000 डिस्काउंट तो आराम से मिल जाएगा। ओके। मतलब हमेशा डीलर पे भी क्या है, कंपनी से प्रेशर रहता है कि उसको इन्वेंट्री अपनी मूव करनी है, नहीं मंगानी है, तो हमेशा चाहता है कि उसकी इन्वेंट्री की कारें पहले बिके। तो वहां पे आपका स्किल्स काम आते हैं, आप जितना नेगोशिएट करो। एक तो ये चीज है। अब दूसरी चीज इस पे आते हैं कि जब हम कार खरीदते हैं तो कार उसी टाइम अगर हम थोड़ा सा एक्सेसरीज पे नेगोशिएशन करें कि आप गाड़ी है इसके साथ ये भी दे दीजिए या फिर वो भी दे दीजिए, क्या क्या मांग सकते हैं हम? अब बेसिक जैसे देखिए बहुत सारे कंपनीज में होता था, आज के डेट में तो मैं पूरा अपडेटेड नहीं हूँ, जैसे FOC बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बहुत सारी कंपनियां, मतलब जैसे मड फ्लैप्स हो गए आपके या मैटिंग हो गए, बहुत सारी चीजें वो FOC देती थी जो कि डीलर आपको प्रोवाइड नहीं करते थे।
तो आप फर्स्ट एंड ऑल मतलब सबसे पहले जाके आप पूछ सकते हो उनसे कि एफओसी क्या क्या है इसके साथ। ओके। तो यू हैव टू स्पीक अप, मतलब एक्चुअल में उसको पता रहेगा कि हाँ कस्टमर जान रहा है एफओसी का मतलब कि उसको पता होगा, तो उसको बोलना ही पड़ेगा इसके साथ क्या आपको मिल सकता है फ्री। तो बेसिक जो आपको एफओसी में मिल रहा है आप तो वो ले ही लो। उसके अलावा आप जैसे कुछ डेकल्स मांग सकते हैं, या किसी को क्रोम पसंद है तो क्रोम फर्निशिंग मतलब जो नया गार्निश वो मांग सकते हैं। मैट्स के लिए जा सकते हैं आप, सीट कवर के लिए जा सकते हो। हालांकि चीज़ें महंगी है तो शायद आपको पूरा ना दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, बट कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके आप अपने लिए अच्छी डील ले सकते हो। हाँ, जैसे लैपटॉप लेने जाओ तो आप हाँ, बैग मांगते स्किन्स हो, मांग लो, बैग मांग माउस लो, मांगते हो। तो सेम इज विद कार, हाँ, मतलब आप same with the car. सीट कवर हो गया, मैटिंग हो गई उसकी, आपके मड फ्लैप्स हो गए, ये हम्म। सब जगह आपके एवेन्यू रहते हैं कि आप उसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हो। अगर आपको मर्सिडीज और ऑडी में कोई गाड़ी खरीदनी हो तो कौन सी लेंगे आप? देखिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ऑडी में ज़्यादा है, क्योंकि हाँ। दीज आर मोर मतलब सेल्फ ड्रिवन कार। Okay. ऑडी के साथ एक है कि मतलब उसमें ड्राइविंग प्लेजर है, पेपीनेस है, मसल बिल्ड है, तो वो सेल्फ ड्रिवन कार है। मर्क में क्या है, वो एक शॉफर ड्रिवन कार टाइप में हो जाता है, एक मतलब लग्जरी में जाएगा जो इंसान, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया या वैसे, तो मर्क ज्यादा उस साइड जाता है, ग्रेसफुल हो या जाएगा। ग्रेसफुल हो जाता है। ऑडी थोड़ा आपका यंगस्टर टाइप या फिर मतलब वैसे हो गया। ओके। क्या ऐसा बोला जाता है, मतलब आई हैव हर्ड कि मर्सिडीज की सर्विसेज ज्यादा अच्छी है ऑडी की सर्विसेज से? यू कैंट एग्जैक्टली से लाइक दैट। मर्सिडीज का क्या है, इंडिया में बहुत अच्छा बेस बन चुका है, बहुत पहले से आई हुई है वो, तो मर्सिडीज के डीलर नेटवर्क भी अच्छे हैं, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो उसमें थोड़ा समवॉट इजी रहता है। ऑडी का भी ऐसा कुछ नहीं कि खराब है, सर्विसेज नो डाउट टॉप नॉच है उसकी भी। ऑडी की कार भी बहुत रिलायबल है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम भी वैसे कम आता है। एंड इवन मतलब हमारे यहाँ भी मर्सिडीज ऑडी सबके काम भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइक बीइंग इन बनारस, इफ आई कैन डू दैट वर्क, तो फिर आपको बाकी अदर सिटीज में तो कोई प्रॉब्लम कभी आनी ही नहीं है। ओके। जैसे मैंने सुना है कि मर्सिडीज अपने कस्टमर के लिए मतलब एकदम बिछी जाता है, मर ही जाता है मतलब हमेशा। मर्सिडीज का है कस्टमर सेंट्रिक है उसके सर्विसेज। बहुत है। अगर आपने डिस्प्लेजर शो कर दिया मर्सिडीज को, तो वो अपने डीलर की जान ले लेगा कि ये जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, आपके सारे इंसेंटिव बंद या जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वो डीलर को जीने नहीं देगी कंपनी। मर्सिडीज का एक और चीज अच्छा है, मैं बताऊं क्या? मर्सिडीज आपको हमें पैसे देने चाहिए, ठीक है? तो मर्सिडीज का एक अच्छा चीज ये भी है कि उन्होंने एक तो अपने कस्टमर पे बहुत फोकस किया हुआ है, बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। सेकंड चीज, वो अपने वैरायटीज, लाइक एवरी टाइम यू विल फाइंड अ न्यू मॉडल, समथिंग वेरी न्यू अट्रैक्टिव, और वो आपके प्लेस पे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती। जैसे होता है ना कि अभी बनारस में ये मॉडल नहीं आएगी, पता नहीं कब आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ यू वांट समथिंग इट विल कम। तो मर्सिडीज ने बहुत ईज कर दिया है, और मॉडल्स अच्छा है उसका, क्या बोलते हैं, चलाने का तरीका नो डाउट हर चीज में ग्राउंड प्रेजेंस बहुत अच्छा है उसका, कंफर्ट लेवल उसका एकदम टॉप नॉच है। मतलब आई डोंट थिंक कि मर्क का जो आपको लेवल मिलेगा कंफर्ट का, शायद किसी और में अब जो ओन करता है उस पर डिपेंड करता है, बट आई थिंक मैंने तो सब कार ड्राइव की है, जो मर्क का लेवल है वो कोई मैच नहीं कर सकता कंफर्ट का। जो बैक सीट में बैठने का मजा आपको मर्क में मिलेगा, वो शायद ही किसी और कार में मिलेगा। ऑडी को तो छल्लो वाली गाड़ियां बोलते हैं। 4 छल्लो वाली गाड़ियां चाहिए मुझे। तो मैंने पहले ही बोला ना आपको, ऑडी तो मस्कुलर टाइप का, या फिर मतलब अपना प्रेजेंस यंगस्टर्स में उसका वही है ही, पूरा हरियाणा वाला वो पूरा फ्लेवर आता है उसमें। ओके, अगर चलिए ये ऑडी मर्सिडीज की बात हो गई, अगर आपको नॉर्मली कोई गाड़ी लेनी हो, जैसे मेरा भाई हमेशा मुझे कन्विंस करता रहता है कि तुम्हें किया ले लेनी चाहिए, इट इज 7 सीटर और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, ऐसे तुम 4 सीटर लेके क्या ही कर लोगे। सो डू यू हैव एनी अदर कार टू रेफर कि इसकी जगह ये खरीद सकते हैं, ये बेटर है अभी? एज इन अगर आप उस रेंज में जा रहे हो तो वॉल्वो आपके लिए बहुत अच्छी है। सेफ्टी वाइज वॉल्वो से ऊपर कुछ भी नहीं है वर्ल्ड ओवर। अच्छा। बहुत ही लो मेंटेनेंस कार है, बहुत ही ड्राइविंग मतलब पेपी कार है, अच्छी कार है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, आप वॉल्वो पे जा सकते हो। उसके बाद BMW भी आजकल अच्छा प्रेजेंस अपना दे रही है, BMW पे भी कस्टमर बहुत स्विच करने लगे। मतलब एक जो ब्रांड वैल्यू जो मर्सिडीज का था एक टाइम पे, तो उसमें कहीं थोड़ा सा भी जो डेंट हुआ है वो सारे BMW की देन है वो। अच्छा। जितने भी स्विचिंग हो रही है वो ज्यादातर BMW पे ही होती है। ओके। तो उस रेंज में आपके 2-3 ब्रांड है जिसमें आप जरूर जा सकते हो। एंड पोर्शन ऑल तो फिर वो बहुत हाई रेंज हो गया, तो उसके लेने वाले तो पूरे मतलब टोटल अलग ही, वो नीच ही अलग है वो, तो उसको तो सोचना ही नहीं होता, वो सब प्री डिटरमिन्ड होते हैं कि किस पे जाना है। ओके, तो 7 सीटर गाड़ियों में एक नाम बहुत मशहूर है, दैट इज इनोवा। तो और क्रेटा तो आई थिंक क्रेटा तो मासेस कार है। एंड इनोवा का आप बोलोगे कि अगर आप उसका कंफर्ट मैच करोगे तो शायद मतलब लोग जो उसमें बैठते हैं वो बोले कि मर्सिडीज भी फेल है।
मतलब इनोवा तो इंडियन मासेस में इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट की हुई है कि उसके जगह कोई ले ही नहीं सकता कभी। वो कंपनी मतलब ऐसा इंस्टेंस भी हुआ कि टोयोटा उसको एक बार शायद डिसकंटिन्यू करके नया पूरा इनोवा ला रही थी, लेकिन उसको फिर से अपनी पुरानी इनोवा को लाना पड़ा क्रिस्टा को, कि कस्टमर की डिमांड थी कि हमको वही इनोवा चाहिए। वो इतना उसका कंफर्ट लेवल है कि वो फॉर्च्यूनर भी कभी उसको मैच नहीं कर सकता। मतलब आपने इनोवा बेच दिया अब। आज के बाद लोग इनोवा ही खरीदेंगे। जिसको कंफर्ट चाहिए वो एक तो इनोवा आपने पे ही वॉल्वो जाएगा। बता दिया कि हाँ, वॉल्वो खरीद सकते हैं, इट बहुत इज अच्छी गुड, कार है, हाँ या कंफर्टेबल कार है। कोई और कार आप सजेस्ट करना चाहेंगे फैमिली के लिए? फैमिली के लिए आपकी अच्छा जैसे एक कार मैं नाम लेती हूँ, सॉरी। हाँ, हाँ, अल्टो। आई ऑल्टो थिंक तो इंडियन हार्ट, हाँ मतलब मतलब वो इंडियन हार्ट में ऑल्टो जो बैठी है उसका जगह कोई ले ही नहीं सकता, कभी नहीं, क्या है उसमें? लाइफ लॉन्ग। मतलब एक बेसिक हम लोग के बचपन में भी आप देखेंगे तो हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, ऐसे ही किए थे। मतलब या तो उस समय मारुति वैन एज एन ओमनी होती थी, या तो 800 के बाद जो लग्जरी आई वो आपकी ऑल्टो थी। उस टाइम की इंडियन के लिए लग्जरी जो थी वो ऑल्टो थी। मतलब प्रॉपर एसी एंड ऑल, मतलब 3 सिलेंडर का इंजन, अच्छा पिकअप, 800 से स्पेशियस। तो जो ऑल्टो जो अपने मासेस में जगह बनाई वो कभी कोई कार ले ही नहीं सकती है। आज भी किसी को आप मतलब एक एवरेज इंडियन फैमिली को बोलोगे ऑल्टो, वो आंख बंद करके बोलेगा हाँ भैया हमको दिला दो, दे आर हैप्पी विद इट। मतलब इवन द फैमिली सजेस्ट यू ऑल्टो या ले लो, उनको कोई 100%। फीचर नहीं हाँ, पता, कुछ नहीं पता, हाँ, बट दे विल टेल यू ऑल्टो ले लो। बस आंख बंद करके ले लो, हाँ हाँ। वो कभी खराब हो ही नहीं सकती उनके लिए। एक टाइम पे मारुति 800 वाज आल्सो अ वेरी या लग्जरी कार। या जो लोग जो ओन करते टाइम थे। था उस टाइम के हाँ। हिसाब से वो बहुत मतलब थी। हाँ, सेलिब्रिटी स्टिल टॉक अबाउट इट हाँ, कि मेरी पहली गाड़ी जो थी वो हाँ, मारुति 800 थी 800 एंड थी। दैट वाज द लग्जरियस कार दैट टाइम। कोई और गाड़ी फैमिली कार जो आप सजेस्ट करना चाहें? एज इन 5 सीटर में आप जाओगे तो क्रेटा मासेस के लिए अच्छी है, हाँ। किया सेल्टॉस बहुत अच्छी है। तो बेसिक तो सबसे अच्छा ये है। अब जो मारुति से स्टिक रहते हैं तो वो ब्रेजा के लिए जा सकते हैं, जो स्पेशियस में चाहिए। बाकी उससे नीचे जाओगे आप तो बेलिनो हो गई, आपकी i20 हो गई, ये दो आपका प्रीमियम हैचबैक में जाता है। जिसको मतलब थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, जिसको थोड़ा ब्रांड प्रेजेंस चाहिए, तो ये दोनों अच्छा जा सकता है। उसके नीचे आते हो तो आप i10 ये सब हो गया, वैगनर हो गया। अच्छा। तो हर एक सेगमेंट का अलग अलग बना हुआ है। आप उसके हिसाब से जब डिवाइडेशन मांगोगे तो उसमें हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ प्रेजेंस हर कंपनी का है। तो आप उसमें से किस कंपनी में जाना चाहोगे वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कंपनी क्या दे रही है। हर कंपनी का अपना मतलब है। अब मेरे पास कुछ रेंजेस हैं, आप उस रेंज में कोई कार अगर आपके जहन में नाम है, आप सोच भी सकते हैं। हाँ। कार टू बाय इन 8 to 12 lakhs कैटेगरी। अगर आप 8 मतलब नीचे वाले रेंज में जाओगे तो i10 आपका बेस्ट है, आपका बेलिनो आ जाएगा। ऊपर वाले रेंज में जाओगे तो आपका i20 आ जाएगा। 3-4 कार है। आप ब्रेजा को इस रेंज में इसलिए नहीं ले सकते कि ब्रेजा का बेस वेरिएंट इसमें आपका आ जाएगा, बट मतलब मैं कभी भी बेस वेरिएंट के लिए कभी किसी को प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके। आप किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट ले रहे हो तो उसके नीचे वाली गाड़ी का आप टॉप वेरिएंट लो। हमेशा आपकी सोच यही होनी चाहिए, जो आपको मैन्युफैक्चरर दे रहा है वो बेस्ट होता है, मतलब ना कि आप बाहर से उसमें कुछ फिटमेंट करा रहे हो। तो ओके। कार टू बाय इन 12 to 18 lakhs कैटेगरी। आई थिंक ब्रेजा सबसे अच्छी जाएगी आपकी इसमें। अच्छा। सबसे अच्छा फिट सोनेट भी अच्छी है, नो डाउट, किया सोनेट बहुत अच्छी। कार टू बाय इन 18 to 25 लाख कैटेगरी। ये कैटेगरी ऐसे कि इसमें आप बहुत जजमेंटल हो जाओगे क्योंकि बहुत वास्ट रेंज इसमें आ जाएगी। आप जैसे स्टार्ट करोगे हैचबैक से तो काफी प्रीमियम हैचबैक भी आपको 18-20 के आसपास में मिल जाएंगे, जो प्रीमियम हैचबैक होते हैं। उसके बाद आप सेडान में जाओगे तो सेडान भी आपको इस रेंज में, जैसे आपको हुंडई वर्ना हो गई, आपको वॉक्सवैगन की बहुत अच्छी अच्छी जैसे वर्टस हो गई, या आपको स्कॉडा हो गई, सुपर्ब भी आ जाएगी इस रेंज में। तो काफ़ी आपको इसमें मतलब सेडान में हो गया। उसके बाद आप क्रॉस में आ जाओगे या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाओगे तो आपको सेल्टॉस मिल जाएगी। तो ये क्रेटा और आपकी सेल्टॉस तो आज के डेट में मासेस वाली कार हो गई है, मतलब बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। मतलब वैल्यू फॉर मनी भी हो गई है। वो जो 2022 में वो दे रही है आपको सर्विसेज, कहीं ना कहीं वो जाके वो एक मर्सिडीज वाला आपको फील देगी। आप सामने बैठते हो तो आपको इतना बड़ा सा इंफोटेनमेंट मिलता है, ऑल ओवर 360 डिग्री कैमरा मिलते हैं। तो ये रेंज आपका बहुत वास्ट और सबसे, इसीलिए मैंने शुरुआत में भी बोला कि आपको एक बढ़िया कार लेने के लिए 22 के अराउंड शेल आउट करना ही पड़ेगा। तो इस रेंज में काफ़ी कार, आपको सेडान लेना है तो आप वर्ना ले सकते हो, आपको क्रॉस में लेना है या हैचबैक में लेना है तो आप क्रेटा ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा रेंज है। माय नेक्स्ट कैटेगरी इज 25 to 50 lakhs। 25 से 50 में तो आपका स्टार्ट तो आप इनोवा से ही करोगे। जो इस रेंज में चल गई, इनोवा को छोड़ के कहीं कुछ नहीं जाएगा कोई। उसके बाद आपका आता है, आप फॉर्च्यूनर पे जा सकते हो। फॉर्च्यूनर इज़ अ मतलब वेरी पेपी कार, मतलब पूरे मासेस वाली है वो।
जितने हमारे यहाँ जितने पॉलिटिशियंस है पॉलिटिक्स तो वो उनके लिए तो फॉर्च्यूनर एक मतलब वो हो गया। ब्रांड बिल्डिंग हो हाँ, गई है। आप स्कॉर्पियो पे जा सकते हो, स्कॉर्पियो एनजो आई है, काफ़ी अच्छा है। एक्सयूवी 700 इज़ अ वेरी गुड कार। मतलब 25 अपवर्ड के रेंज में अगर आपको 7 सीटर लेना है लग्जूरियस वाला, तो 700 इज़ अ वेरी गुड कार। ओके। उसके बाद महिंद्रा की ईवीज आ रही है अभी BE6, वो भी काफ़ी अच्छी है, आप उस पर भी जा सकते हो। तो ये तो बहुत ही बड़ा रेंज हो गया। ओके, अब ना इसी बात को मैं आप पे लेके आती हूँ कि Okay. अगर आपके पास 8 से 12 लाख रुपए है तो आप कौन सी एक गाड़ी खरीदेंगे? i20 i20। 12 से 18 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? नहीं लूंगा मैं उस रेंज में। आप उस रेंज में नहीं, देंगे? आई वेट। ओके, क्यों? मेरे को उसमें कोई बहुत पसंद नहीं है उस रेंज की गाड़ी। ओके, सो 18 से 25 लाख में अगर आपको कोई एक गाड़ी लेनी हो, सेल्टॉस, 25 टू 50 लाख में कोई गाड़ी लेनी फॉर्च्यूनर, आँख बंद करके। हो। ओके, ग्रेट। तो आई थिंक अब आप सभी लोगों को एक कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अब कोई एक ऐसी गाड़ी बताइए जो वर्स्ट कार टू बाय है, मतलब लेनी ही नहीं चाहिए। आई थिंक मतलब पर्टिकुलर किसी कार पे ना जाते हुए मैं कुछ कंपनियों को जैसे बोलूँ तो बेटर रहेगा। जैसे आप निसान का अवॉइड कर सकते हो इंडिया में, शेवरले ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये सब कंपनी कि आपको आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी, आप परेशान हो जाओगे। आप फिएट को एकदम अवॉइड कर सकते हो। ये सब के स्पेयर्स आपको इतने महंगे मिलेंगे जिसका कोई हद नहीं है। तो मतलब कंपनी का आफ्टर सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस सब में। तो आप निसान की कार को मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। इंडिया में फिएट बंदी हो गई, फोर्ड बंद हो गई। फोर्ड हालांकि बहुत बढ़िया कंपनी थी, उसके सर्विसेज बहुत बढ़िया थी, बट इंडियन मासेस के साथ उसका नहीं चला तो उन्होंने बंद कर दिया। शायद अब प्लान भी कर रहे वापस आने के। ओके, तो बेसिक तो मतलब एकदम जो कट लिस्ट में रहेगा आपका निशान ही रहेगा। लेट्स टॉक ऑन ऑटोमेटिक कार जो आते हैं Okay. और एक कार जो हम मैनुअली चलाते हैं। रेगुलर ड्राइव। हाँ, रेगुलर ड्राइव करते हैं। व्हाट यू प्रेफर? जिसको ड्राइविंग पसंद है वो तो एनी डे वो मैनुअल प्रेफर करेगा। ओके। क्योंकि उस पे उसका कंट्रोल रहता है। आपको कितना कब शिफ्ट करना है, कब आपको कितना पिकअप चाहिए। बट जो कंफर्ट अपना देखा, अब आज के डेट में सब कुछ चेंज होने लगा, तो ऑटोमेटिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जो यहाँ के ट्रैफिक है उस हिसाब से और बाकी हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब आप ऑटोमेटिक पे जाओ। ओके, एज एन एक्सपर्ट अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस बता पाए। डिफरेंस देखिए, बेसिक क्या होता है, गियर बॉक्स दोनों में होता है। मैनुअल वाले में क्या है, सारी चीज आपके ड्राइवर के हाथ में होती है। वो गियर चेंज उसके हाथ में रहता है, वो अपने हिसाब से करता है विद द यूज ऑफ क्लच। आपका ऑटोमेटिक में यही चीज रहता है, कंपनी ने बिल्ड कर दिया, वो उसका क्लच को ऑटोमेटिक कर दिया। उसमें कंप्यूटर सेंसिंग रहती है, उसके पूरे एल्गोरिथम्स होते हैं। उसके थ्रू उसके क्लच को कब चेंज होना है वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। वो क्लच को वो कंप्यूटर डिप्रेस करता है और वो सारे गियर्स को कंप्यूटर चेंज करता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम खत्म हो जाता है, वो टोटल मैकेनिकल पार्ट हो जाता है, मशीनरी हो जाती है वो। तो उसमें सारे शिफ्टिंग अपने आप होते हैं, आपको सिर्फ एक्सीलेटर के थ्रू चलाना है। Okay. आपका एक्सीलेटर का जैसा रेव अप होता जाएगा, जैसा थ्रॉटलिंग होगी, उस हिसाब से उसके गियर्स अपने आप डाउन और अप होते जाएंगे। वो टोटल माइक्रो सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है। सो क्या ऑटोमेटिक कार से एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट स्टिल इज अ ड्राइवर ड्रिवन कार। तो मतलब हर चीज ड्राइवर पे ही है। ऑटोमेटिक पे सिर्फ आपके गियर शिफ्टिंग का चेंजेस आते हैं, बाकी आप गाड़ी कैसे कंट्रोल करोगे वो फिर भी ड्राइवर पे है। आप एक्सीलेटर को डिप्रेस करके रखोगे तो वो रहेगा ही रहेगा। वो आपको ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो, आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो उसी स्पीड में चलती रहेगी। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ओके। तो एक्सीडेंटल वाला केस आप इसमें नहीं बोल सकते। एक्सीडेंटल केस आपका जैसे नए नए फीचर्स आ रहे हैं, एडास आ रहे हैं, जो उनकी वजह से हाँ काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। एक नॉर्मल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आपका एक्सीडेंट को लेकर कुछ भी नहीं है। ओके, एक्सीडेंट्स की बात की तो मैं एयर बैग पे आऊंगी। एयर बैग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, राइट? और एक बार अगर वो बर्स्ट कर गया तो दोबारा उसको लगवाने का क्या चार्जेस आता है? लेट्स टेक होंडा सिटी एज एन एग्जांपल। होंडा सिटी में आपका अप्रॉक्स मान के चलो, अगर एयर बैग आपके डिप्लॉय हो गए तो पर कार, वैसे मेरे यहाँ 3-4 केसेस भी आए मैंने किए, अराउंड 50 to 80 के चल जाता है। डिपेंड करता है कितने एयरबैग खुले आपके। जस्ट एक ड्राइवर वाला खुला तो उसमें आपका ड्राइवर का मॉड्यूल चेंज होता है, एबीएस मॉड्यूल, 2-3 मॉड्यूल चेंज होते हैं, वो अराउंड 50-55 के जाता है। और आपके पैसेंजर वाले भी डिप्लॉय हो गए या कर्टन भी डिप्लॉय हो गए तो कॉस्ट अपवर्ड जाते जाते हैं। मतलब इट्स एक्सपेंसिव थिंग। ओके, टेक्नोलॉजी आपको सेव करती है तो ठीक है, आपका पैसा भी लेगी आपको बचाने का, वो फ्री का नहीं होगा वो। मतलब हाँ, आप 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में दो या फिर हाँ, कार को दो, या फिर कार को दो। बराबर है। इस केस में आपका इंश्योरेंस आपके काम आता है, जो कि सबसे बेसिक जरूरी चीज होती है कार के लिए। आप अगर इंश्योर्ड हो तो आपको कुछ नहीं शेल आउट करना है, सब आपकी कंपनी देगी। ओके, एयर बैग लगवाने के बावजूद भी क्या हैवी एक्सीडेंट होने के चांसेस है? बिल्कुल है। कार देखिए, किसी
किस कंडीशन में ड्राइव हो रही है, किस स्पीड में ड्राइव हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। कार आपकी टॉपल कर गई, पूरा एकदम टर्न कर गई, या जस्ट फ्रंटल इम्पैक्ट है, आपने सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। और उसी को लेके क्रैश टेस्ट भी जो कंपनियां करती है वो हर तरीके से करती है। एयरबैग जस्ट लग जाना इज नॉट मतलब आप टप्पा नहीं लग गया कि आप बच ही जाओगे एक्सीडेंट में। देयर आर न्यूमरस केसेस जिसमें एयरबैग है, उसके बाद भी देयर आर फैटल मतलब इंजरीज या फिर डेथ, एनीथिंग। मतलब तो ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपका एयरबैग लग गया तो आप बच ही जाओगे। तो हर चीज़ आपके हाथ में है, आपको उतना प्रिवेंशन हमेशा अपने साथ रखना है कि आप ओवर स्पीड ना करो, या फिर मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखो। केयरलेस नहीं होना चाहिए ड्राइव के टाइम में। तो एयरबैग आपको कब बचाता है? एयरबैग आपको बचाता, देखिए हर केस में उसका बेसिक क्या, आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उसी में आपका एयरबैग का मॉड्यूल रहता है। जब आपका फ्रंटल इम्पैक्ट रहता है तो बेसिक क्रैश में क्या होता है, आदमी पूरा आगे जाके स्टीयरिंग व्हील पे इम्पैक्ट करता है, तो उसमें उसका चेस्ट का, हेड का इंजरी बहुत ज्यादा रहता है प्रोबेबिलिटी होने का। तो एयरबैग आपका वो स्टीयरिंग के ऊपर एक बैलून की तरह डिप्लॉय हो जाता है, उसमें इन्फ्लेटेड रहता है वो, तो उससे आपको चोट नहीं आती है स्टीयरिंग के थ्रू। आप सीधा एयरबैग पे अगर बैंग कर रहे हो तो आपको बहुत कुशन रहता है उसमें, तो वो इंजरी नहीं आने देता आपको। अब सीट बेल्ट पे भी आते हैं कि सीट बेल्ट लगाने से ऐसा क्या बेनिफिट हो जाता है कि हमें एयरबैग भी लगवाने की जरूरत पड़ती है? देखिए बेसिक एयरबैग का कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है सीट बेल्ट। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो एयरबैग का डिप्लॉयमेंट बहुत मुश्किल है, जनरल केसेस में नहीं होता है, उनके सेंसर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सीट बेल्ट आपको बहुत ज़रूरी है लगाना। सीट बेल्ट में क्या, आप जैसे सीट बेल्ट लगा रहे हो तो वो उसमें प्रीटेंशनर्स होते हैं, वो इम्पैक्ट को सेंस करते हैं। जब आपकी गाड़ी इम्पैक्ट कर रही है ना तो आपका सीट बेल्ट एकदम टाइट हो जाएगा, वो आपको हिलने ही नहीं देगा अपनी जगह से। तो आपको सीट पे समझ लो टाई कर देगा, तो आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसको इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सारे इंजरी जो होती है आपके मूवमेंट की वजह से होती है। अगर आप मूव करके विंडस्क्रीन के बाहर फेंकाए या आप स्टीयरिंग पे इम्पैक्ट किए तो आपको इंजरी का चांस रहेगा, बट सीट बेल्ट के थ्रू आप मूव ही नहीं करोगे जब, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे जैसे गाड़ी हमारी पुरानी होती जाती है हम थोड़ा सा लापरवाह भी हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, नई नई है तो हम सीट बेल्ट भी बनवाएंगे, हम हमारे एक्सेसरीज भी लगवाएंगे, सब करते हैं, लेकिन द मोमेंट वो धीरे धीरे, या तो हम सोचते हैं कि हम नई गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है अब उसमें ही कराएंगे, नई गाड़ी में करा लेंगे। तो पुरानी गाड़ी को हम थोड़ा सा महत्व देना बंद कर देते, लेकिन चला तो वही रहे हैं। इन दैट केस मैं आपसे सजेशन मांग रही थी कि अगर सब नहीं ठीक करा रहे तो कम से कम ये बेसिक चीजें तो ठीक करा ही लेना अपनी कार में। देखिए सबसे बेसिक आपका जैसे टायर्स, सबसे बेसिक फॉरमोस्ट चीज़ है, आपको टायर को हमेशा ध्यान में रखना है। आप सोच रहे हो कि आपका जैसे 6-7 साल 8 साल पुरानी गाड़ी है, आपकी गाड़ी चली है 15-20 हज़ार किलोमीटर, तो आप सोच रहे हो मेरे टायर्स तो यूज ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, उनकी भी एज होती है, वो ड्राई हो जाते हैं, क्रैक करने लगते हैं, रोड वर्दी नहीं रहते उस केस में वो। तो अपना आप प्रॉपर एक अच्छे टायर शॉप पे अपने टायर को आप रेगुलरली चेक कराते रहिए। अगर आपको कहीं हाईवे हिट करना है तो आपके टायर ही सबसे बेसिक है, जो सबसे टॉप नॉच कंडीशन में होने चाहिए। अगर आपको एडवाइस कहीं से भी मिल रही है कि आपके टायर वर्दी नहीं है हाईवे पे जाने के लिए, तो प्लीज़ डोंट गो, नेवर, क्योंकि सबसे पहले आपको धोखा टायर ही देंगे आपके। और टायर का जो बर्स्ट होता है वो इतना फेटल होता है वो कि वो किसी को बचा नहीं सकता। फिर वो मैक्सिमम केसेस जो एक्सीडेंट के होते हैं, जो विदाउट किसी इम्पैक्ट के होते हैं, वो टायर बर्स्ट की वजह से होते हैं। तो बहुत रिस्की होता है। टायर पे आप जरूर अपना ध्यान दो, पुरानी कितनी भी पुरानी गाड़ी हो आप उसके टायर अपडेटेड रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि गाड़ी आपने रखी हुई है और आप सोच रहे हैं अभी तो मेरे टायर इस्तेमाल ही नहीं हुई है, क्या ये केस आपके लग्जरी कार के साथ भी होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं साल भर में सिर्फ 2-4 बार ही चलाती हूँ, मतलब जब मैं कहीं शो ऑफ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो पेट्रोल भी खाएगी रोड पे दिखेगी, स्क्रैच लग गया तो मेरे को अलग ही लंबा खर्चा लग जाएगा। तो बहुत सारे कॉल्स होते हैं। इन दैट केस क्या मर्सिडीज के साथ या फिर बड़े ब्रांड्स के साथ भी ऐसा होता है? 100%। मतलब ठीक है, आपके जो बेसिक कार के टायर होते हैं वो उस टेक्नोलॉजी के नहीं होते जो मर्सिडीज के होते हैं, बट कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर मर्सिडीज के टायर में भी होता है, उनके भी एक सर्टेन लाइफ है, वो कंपनी खुद भी आपको बताती है कि आप उसके बाद उसको एक्सीड नहीं कर सकते। आपका उतना किलोमीटर ड्रिवन है या नहीं उससे मतलब नहीं है, आपका उतना एज हुआ कि नहीं उससे मतलब नहीं है। विच एवर कम फर्स्ट, भले ही उसका एज पहले आ गया या किलोमीटर ड्रिवन पहले आ गया, आपको उस टाइम वो उसको 100% चेंज करा। लग्जरी कार में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें टायर का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्जरी कार के साथ एक अच्छे टायर का प्रेजेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पूरी गाड़ी की इंटीग्रिटी, पूरी सेफ्टी उसी पे डिपेंड करती है। कि टायर मैन्युफैक्चरर उनके कार को मतलब वैसा ही प्लान करते हैं, उनके टायर्स को भी, कि उसको एकोमोडेट कर सकते हैं उसी स्पीड पे चलने के लिए। एक ब्रांड जो एक टाइम के लिए बहुत फेमस हुई, जैगवार, वो अब डिसअपियर हो रही है, मतलब डिसअपियर हो ही गई।
तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, मैं अब आपको इसमें अच्छा बता सकता हूँ इन द सेंस कि जैगुआर एक क्या था, एक ब्रांड ऐसा था जो अपने एक सेल्फ ईगो आप बोल सकते उसमें था कि वो अगर अपवर्ड 2 करोड़ की गाड़ी बनाएगा तो बस वही बनाएगा, वो मासेस तक नहीं जाएगा, उसको नहीं पहुंचना है मासेस तक, वो सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी में जाएगा तो उसी में जाएगा। ओके। तो वही करता आया था, वो इंग्लैंड से बेस था, वो वहीं पे करते आया, टोटल वही मार्केट को वो हमेशा कैटर करता था। अब मर्सिडीज है और जितने लग्जरी कार ब्रांड है, वो जब इंडिया में आई तो उनको समझ में आया कि आपको हर एक मासेस के हिसाब से, लग्जरी में भी आपके सेगमेंट है, आपको 50 लाख वाले भी मिलेंगे और 5 करोड़ वाले भी मिलेंगे, तो आपको कैटर सबको करना पड़ेगा, आप सिर्फ 5 करोड़ वाले को कैटर नहीं कर सकते। तो जैगुआर का जब तक बाहर वहीं की कंपनी थी तो वो इस चीज को शायद नहीं समझ रही थी, तो वो सबको कैटर नहीं कर रही थी, उसके एक नीश थे। तो उस नीश वाले जितने जो लोग थे उनके लिए जब और ऑप्शंस आने लगे, जैसे कोई पोर्शे आने लगा, ऑडी आपके ऊपर में आने लगा, मर्क आने लगा, तो वो कहीं ना कहीं जैगुआर से हटते गए। तो बेसिक बैंकरप्सी पे वो कंपनी इसीलिए जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो रतन टाटा जी ने उनको टेक ओवर किया, तो जब एक इंडियन माइंडसेट उस कंपनी को रन करने लगा ना, तब उनको समझ में आया कि नहीं, आपको हर नीश में जाना बहुत जरूरी है, आपके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स होने चाहिए, पोर्टफोलियो आपका बहुत वास्ट होना चाहिए। अगर आपको पूरे वर्ल्ड ओवर आपको अगर काम करना है तो आप सिंगल पोर्टफोलियो या 2-3 पोर्टफोलियो के साथ आप नहीं काम कर सकते, आपको हर रेंज में होना बहुत जरूरी है। तो वो उन्होंने उसी को कैटर किया, वो हर एक पोर्टफोलियो में गए, हर तरह की कार लेके आए, उनका सेडान, उनकी लैंड रोवर की रेंज, तो हर रेंज में जब वो जाते गए तो वापस से अब रिवाइवल पे आ गई है वो कंपनी। ओके। अगर इंडियन माइंडसेट की बात आप कर रहे हैं तो नैनो तो सुपर फ्लॉप हो गई। नैनो को आप एज इन मतलब ये नहीं बोल सकते सुपर फ्लॉप हो गई, उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उसको एक नाम दिया गया था लखटकिया, कि 1 लाख में आएगी वो। अच्छा, ओ हाँ। बेसिक उसका मेन जो एकदम टैगलाइन था टाटा जी का, वो यही था कि वो 1 लाख की कार है। तो वो आते आते ऑन रोड वो शायद 1.5 लाख हो गई, 2.25 लाख हो गई। तो पहले तो लोगों को डिसअपॉइंटमेंट वहीं पे होने लगा कि हमको 1 लाख में, मतलब 99,900 मतलब उसमें मिलने वाली थी, इवन लेस देन मतलब 1 लाख। तो वो जब 6 फिगर में आ गई तो लोग को वो डिसअपॉइंटमेंट वहां से होने लगी। उसके बाद वो इतनी छोटी कॉम्पैक्ट कार थी, उस टाइम शायद लोग तैयार नहीं थे उस चीज के लिए, उसके स्टर्डनेस वो नहीं थी, उसमें इंजन वैसा पीछे दिया गया था कि लोगों को वो सब पसंद नहीं आया। उसमें उनको मतलब आप बोल सकते एक ऑटो वाली फीलिंग आती थी कि वो जब उसको आप रेव अप करते हो तो वैसे झटका देती है, ऐसे आवाज करती है, तो उस वजह से वो अपने उस कार के ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई। आज के डेट में आप देखो एमजी की कॉमेट, सेम वही साइज की कार है, एंड न्यूमरस कार्स आर देयर ऑन रोड, मतलब आप देखोगे हर दूसरी तीसरी कार में आपको ऑलमोस्ट अब दिखने लगेगी एमजी की कॉमेट ही रहेगी, वो उतनी ही बड़ी है वो, और आई थिंक मतलब 8-10 लाख रुपए की कार है वो, फिर भी बिक रही है वो। तो बेसिक आप कैसे अपने कार के साथ जस्टिफाई कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके। एक चीज जिसकी वजह से लग्जरी कार बहुत जगह पे नहीं आ पाई, दैट इज ग्राउंड क्लियरेंस। स्पेशली मेरी मिनी कूपर। इंडिया में प्रॉब्लम है ये, और खासकर बनारस में आप ग्राउंड क्लियरेंस तो दूर, यहाँ पे रोड भी उतने वर्दी नहीं है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो आधे से ज्यादा तो आपके रोड ही उतने अच्छे नहीं है कि आप यहाँ पे एक बढ़िया गाड़ी चला सको। तो प्रॉब्लम ये होता है, अब जैसे मुंबई में भी बहुत बार बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आप देखोगे कि वो अपने कार को टेढ़ा करके निकाल रहे, टिल्ट करके निकाल रहे। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों वो चीज नहीं फॉलो की जाती है। जैसे स्पीड ब्रेकर आप बना रहे हो तो उसके सर्टेन नॉर्म्स होने चाहिए कि उस पर हर एक कार आपकी इजिली गो थ्रू कर सके। राइट। अगर आप इंडिया में वो कार आ रही है, आप भले इंपोर्ट कर रहे हो चाहे यहाँ मैन्युफैक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर रोड उतना वर्दी होना चाहिए तब वो कार यहाँ पे आए, ऐसा आप उसको अलाउ मत करो। तो ये बेसिक चीजें होनी चाहिए, मतलब जो एक इंडिया को एड्रेस करना जरूरी है। एक चीज मैं भी ये सोचती हूँ कि कार जो, देखिए रोड तो जो जैसा है वैसा ही होगा, है ना? सही बात है। लेकिन अगर कार वाले ये थोड़ा ध्यान दे दें कि हमें ग्राउंड क्लियरेंस, लग्जरी कार एक तो उनकी बिक रही है पहली चीज, अगर वो थोड़ा कस्टमर की तरफ देखें कि कस्टमर को प्रॉब्लम ये इसलिए हो रही है कि ग्राउंड क्लियरेंस उनको नहीं मिल रहा है और इस वजह से वो खरीद नहीं पा रहे हैं। देखिए बेसिक क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस जो कम किया जाता है ये एरोडायनामिक्स की वजह से होता है। जितनी हाई स्पीड कार्स होंगी ना उसमें हमेशा आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या वो गाड़ी पकड़ बना के चलती है आपके रोड पे। ये सारा खेल आपका एरोडायनामिक्स का होता है। आपका जितना ऊपर गाड़ी जाता जाएगा, जितना उसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ता जाएगा, तो उतना वर्दी नहीं होता है वो आपके 200 की स्पीड में चले या 250 की स्पीड में चले। ओके। तो एक बेसिक जो मैन्युफैक्चरर का इंटरनेशनली अपने बोले जो प्लांट है, जो सेटअप वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपने रोड के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। उसको अगर स्पोर्ट्स कार बना रहे वो तो कम ग्राउंड क्लियरेंस की बना रहे, अब वो इंडिया के लिए स्पेशली लाके उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते वो, तो वैसे ही सेम वो यहाँ भी भेजते हैं।
अब ये उनका मेजरली लुकआउट नहीं होता कि यहाँ पे कैसे ड्राइव करेगा कोई, कैसे नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे एम्पल स्पेसेस है फिर भी जहाँ पे वो आप ड्राइव कर सकते हो। तो आदमी जो अपना शौक पूरा करने के लिए ले रहा है उसके लिए जगह मिल ही जाएगा वो। ओके, जैसे अब मैं कुछ कार्स आपसे जानना चाहूंगी जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। जैसे मुझे रोड ट्रिप बहुत पसंद है। अब अगर कोई गाड़ी लेनी हो जो लंबी जाए, जैसे अब समझ लीजिए आप गोवा पे थोड़ा सा आपकी आंखें बढ़ गई थी, तो उस हिसाब से बताइए कि अगर किसी को लंबी ट्रिप लेनी हो और वो कार से ही जाना पसंद करता है, वो बीच में रुकता है, खाता पीता अपना ऐश करते हुए निकलता है, वैसी गाड़ी लेनी हो तो कौन सी गाड़ी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर आप 5 सीटर में जाओगे तो सबसे बेस्ट आपकी क्रेटा या फिर सेल्टॉस है। ओके। सेडान में आई थिंक थोड़ा कंफर्ट कम आता है क्योंकि लो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, वो आपके लोकल मूवमेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। अल्ट्रा मतलब लॉन्ग रोड ट्रिप पे आप जाओगे तो उसमें थोड़ा आपको मतलब लेड बैक उतना आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका सिटिंग पोजीशन क्या है, वो थोड़ा नीचे हो जाता है। आपके हेड मतलब क्रॉस जो होता है उसमें अपर लेफ्ट मतलब थोड़ा ऊपर रहता है आपका पोजीशन। ओके। तो उसके लिए वो कंफर्टेबल रहता है लॉन्ग जर्नीज के लिए। तो आप उसके लिए क्रेटा अच्छी है, सेल्टॉस अच्छी है, वो अच्छी कार किया को आप क्या नंबर देंगे? किया इज अ गुड कार, लाइक 8 on 10 एनी हाउ, है ना? हाँ। मुझे जो अच्छी लगी, ऑल्दो मेरे भाई की गाड़ी है सो मुझे जो अच्छी लगी वो पीछे का क्या है, पूरा लेट बैक हो जाता है, आप सो सकते हो प्रॉपरली, और अच्छा खासा आप रिक्लाइन कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट्स जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, वो चार्जिंग पॉइंट्स तो एक्सट्रीम लगा दिया है, मुझे लगता है हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स है, सो दैट इज देयर। और वेंटिलेशन, एयर ये काफी अच्छा है उसका, सुपर अमेजिंग, बहुत अच्छा। आई थिंक आई हैव लव्ड इट। बस मुझे थोड़ा सा उनके सीट्स में थोड़ा कुशन चाहिए था। हाँ, मतलब कंफर्ट वाइज देखोगे तो थोड़ा वो थोड़ा स्टर्डी था। हाँ। सो अदरवाइज किया यू आर डूइंग गुड। ओके, जैसे ये तो रहा हमें लॉन्ग ट्रिप के लिए। अब कोई एक ऐसी कार बताइए जो सिटी में ही हम रन करा सके। अब ट्रैफिक है तो छोटी होनी चाहिए सबसे बड़ी चीज, ये मैं सोचती हूँ। आपके हिसाब से कौन सी कार अच्छी रहेगी सिटी के लिए? आई थिंक सबसे बेस्ट i10 है आपके लिए। i10 आंख बंद करके आप उसको प्रेफर कर सकते हो। कंफर्ट भी है उसमें, माइलेज भी है, मेंटेनेंस इजी भी है आपका, और आप कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत ब्रॉड नहीं है वो। ओके। एक कार जो आप सबको बोलते कि ये तो ले ही लो, मतलब ये सबसे बेस्ट कार है। मैं फिर वही जाऊंगा, अगर आप मिड सेगमेंट में जाओगे तो सेल्टॉस सबसे बढ़िया प्रेफरेबल मेरे लिए वही है। अपर सेगमेंट में जाओगे तो या तो आप फॉर्च्यूनर ले लो या फिर आप इनोवा ले लो। ये 3 कार आपका एनी डे आप मतलब आंख बंद करके बिना किसी से पूछे आप ले सकते हो। ओके, सेल्टॉस क्यों? उस सेगमेंट में लग्जरियस फील आपको देने वाली सबसे पहली कार, और जो कि टेक्नोलॉजिकली मतलब स्टेबल कार एक सेल्टॉस ही है। उसने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस अपने अंदर फीचर दिए, उसके बाद भी वो मेसअप नहीं करते आपके साथ वो। महिंद्रा ने पहले ट्राई किया, बहुत ट्राई किया उसके साथ, जैसे XUV 500 आई थी, उसको अपने टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस बनाया था महिंद्रा ने, बट वो पूरे कार के साथ मेस करती थी, उसकी वजह से वो एकदम फ्लॉप हो गई थी एक टाइम पे आके। तो किया के साथ ये नहीं था, उनका थॉट आउट प्रोसेस था, उन्होंने रिसर्च किया, सब कुछ किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी को लेके आए, तो उनकी टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुई। अब MG के साथ भी यही दिक्कत है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कार है, बट वो इंडिया में समहाउ वो चल नहीं पाती है। वो उनके खुद के सिस्टम्स एक दूसरे में इतना ज्यादा मतलब क्लैश करते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती है उसमें। तो किया के साथ ये दिक्कत नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है आपकी। हुंडई की आपके सिस्टर कंसर्न है किया, तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स भी सेम रहते हैं आपके, रेडली अवेलेबल रहते हैं, तो मेंटेनेंस को लेके भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। क्योंकि ठंड का टाइम है, कुछ चीज़ों पे जैसे हम सेफ्टी पे बात कर रहे थे, मैं एक दो चीज़ें और पर्सनली मैं अपने भाई से भी पूछ रही थी जब हम ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि इतना फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस केस में हम गाड़ी में कुछ कर सकते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिल सके? एडिशनल सप्लीमेंट्री आपके लिए बहुत सारे आफ्टर मार्केट लैंप्स आते हैं, प्लस आपके आजकल जनरल सारी गाड़ियों में फॉग लैंप आने लगे। फॉग लैंप को आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, वो हमेशा लिट होना चाहिए। फॉग लैंप से आपका बेसिक अच्छा क्या होता है, वो आपके आगे का जस्ट 5 मीटर्स के अंदर का जो साइडवेज तक का विजिबिलिटी है ना, उसको वो क्लियर करता है। तो आपके कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है कि नहीं, वो आपको देखने में बहुत आसानी होती है उससे। तो फॉग लैंप आपके बहुत ज़रूरी है। आप सप्लीमेंट्री फॉग लैंप्स भी लगा सकते हैं अगर आपको और विजिबिलिटी चाहिए तो बेसिक फॉग के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, ध्यान रखिए कि वो येलो होना चाहिए। वाइट लाइट क्या पूरे डिस्पर्स हो जाती है फॉग में, वो आपको विजिबिलिटी कुछ भी नहीं मिलेगी। तो अवॉइड कीजिए वाइट को, आप कोशिश कीजिए येलो हो आपके फॉग लैंप। ओके। क्या ऐसा कोई शार्प लाइट है जो फॉग लाइट के अलावा भी कुछ है जिसको हम लगा के यूज कर सकते हैं? हाँ, जैसे आज के डेट में मैन्युफैक्चरर्स भी अपने अपग्रेड करते हैं लाइट को, वो LED देने लगे। आपकी अगर पुरानी गाड़ी है तो आप उसको हैलोजन की जगह LED लगा सकते हो, उसके काफी दूर तक विजन होते हैं।
तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है उससे। अच्छा, आजकल की गाड़ियों में मैं एक और भी चीज देख रही हूँ, बहुत शार्प लाइट, मतलब सामने वाला ड्राइव कर रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी आंखों पे जा रहा है कि क्या जा रहा है। एक ड्राइवर्स का भी थोड़ा सा ये है। बेसिक एथिक्स का बोल लीजिए, ड्राइविंग एथिक्स एक ड्राइवर में होनी चाहिए कि जब आप ऑन रोड चल रहे हो और जब तक आपको जरूरत नहीं है तो आप हाई बीम पे कार ना चलाओ। ये बेसिक ड्राइवर्स पे होनी चाहिए। देखिए ये मैन्युफैक्चरर्स को तो देना ही पड़ेगा अच्छी लाइट, वो आपके हाईवे के ड्राइव के लिए होती है वो। तो आप बेसिक सिटी पे चल रहे हो या कहीं भी चल रहे हो तो आपको हाई बीम पे कभी नहीं चलना चाहिए, वो सामने वाले को एकदम ब्लाइंड कर देती है। तो ये ड्राइवर का खुद का ओनस होना चाहिए कि वो ध्यान दे, वो नॉर्मल आपको लो बीम पे चले, हाई बीम पे नहीं चले, वरना वो सामने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। ओके, ठंड की बात कर ली, अब मैं बारिश पे आती हूँ। मुंबई बहुत बारिश, जिसकी वजह से हर बार बहुत सारी गाड़ियां फ्लडेड हो जाती हैं और वो सेकेंड हैंड पे बिकने के लिए चली जाती हैं। बनारस में भी वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है। जब वाटर लॉगिंग होता है, स्पेशली बनारस जैसे सिटी में या फिर मुंबई जैसे सिटीज में, उस सिटीज में कौन सी गाड़ियां सबसे बेहतर होंगी परफॉर्मिंग में, और अगर कुछ एडिशनल हम कर सकते हैं अपने प्रेजेंट गाड़ियों में तो प्लीज उस पर कुछ कमेंट करिए। आपकी गाड़ी अगर वाटर लॉग में मतलब फ्लडेड थी अगर, तो सबसे बेसिक फॉरमोस्ट चीज है आप उसको क्रैंक नहीं करना है, गाड़ी को स्टार्ट एकदम नहीं करना है। जब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर रहे आपकी गाड़ी डैमेज मेजरली नहीं होगी, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब उसको क्रैंक करोगे, उसके क्रैंकशाफ्ट घूमेंगे, उसके पिस्टन घूमेंगे, तब वो इनटेक करेगा वाटर को। जब तक आप क्रैंक कर ही नहीं रहे हो तो उसमें कोई मेजरली डैमेज इंजन में नहीं होगा, कोई वाटर अंदर नहीं जाएगा। आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, आप उसकी एडवाइस लो, वो खुद ही उसको डील करेगा कि कैसे उसको करना। आप स्टार्ट एकदम मत करो कार को। ये तो समझदारी वाली बात आपने कही, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम इतने पैनिक हो जाता है कि हम हर चीज ऑन कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन पानी में चला गया, आपको पता है कि आपको नहीं ऑन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखने के लिए कि सही है कि नहीं आप ऑन कर देते हो। तो इसी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बैक ऑफ माइंड इंसान रखे तो काफी अच्छा रहेगा कि आप उसके बैटरी टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट कर दो और उसको गाड़ी को ऑन एकदम मत करो। आप काफी हद तक सेफ रहोगे। कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थोड़ा बहुत हुआ भी तो बहुत ज्यादा मेजर नहीं होगा आपका, छोटे मोटे में आप बच जाओगे। सो जब हम गाड़ियां खरीदते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, फिर स्क्रैचेस आएंगे, फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। आई जस्ट वांट टू नो कि अक्सर हमें तब पता चलता है कि ये वारंटी में नहीं आएगा। वो तो जब हो जाता है तभी पता चलता है। सो मुझे जानना है कि कौन कौन सी चीजें वारंटी में नहीं आती है। देखिए बेसिक आपके दो तरह के कवर गाड़ी के साथ चलते हैं आपके। एक मैन्युफैक्चरर्स वारंटी होता है जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक। उसके बाद आपका इंश्योरेंस। ये दो अलग कवरेज आपके चलती है। जो एक्सटर्नल आपके डैमेजेस होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पे या जो भी जो एक्सीडेंटल से रिलेटेड होते हैं वो आपके उसके थ्रू कवर हो जाते हैं, आपके मेजर एक्सपेंस उसमें नहीं लगते। मैन्युफैक्चरर वारंटी में आपको वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए वो बेसिक वारंटी होती है, उसमें आपके इंजन के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो उसमें कभी भी कवर नहीं होगा। एज इन आपका जैसे क्लच हो गया, ब्रेक शू हो गया, ब्रेक पैड्स हो गए आगे के, ब्रेक रोटर डिस्क हो गए, ये सब आपके मैन्युफैक्चरर वारंटी में कवर नहीं होते क्योंकि कंज्यूमेबल होते हैं। ये आपके जनरल डे टू डे यूज के साथ वेयर एंड टियर होते हैं, इसलिए खराब होते हैं। टायर हो गए आपके, टायर वारंटीज में वैसे एज इन कवर नहीं होते जनरल वेयर एंड टियर। आपके कोई कट हुआ या उसमें एयर बबल ले लिया उसके लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। ओके। और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया और जैसे मैंने कहा ना कि जाने के बाद ही पता चलता है कि ये वारंटी में नहीं आएगा, तो ग्लासेस टूट जाते हैं या फिर कभी कभी आपका डिस्प्ले काम करना बंद कर जाता है, साउंड सेटअप काम करना बंद कर जाता है और गाड़ी नहीं है, इस केस में कितना वारंटी मिलता है आपको? जैसे जो आपका एक्सटर्नल डैमेजेस है वो आपके सारे इंश्योरेंस से कवर होंगे। जैसे विंडशील्ड हो गया या कोई एक्सीडेंटल डैमेज है, स्क्रैच है, ये सब आपके इंश्योरेंस कवर हो जाएंगे। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई फॉल्ट आया या आपका म्यूजिक सिस्टम नहीं काम कर रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल नहीं काम कर रहा है, अगर उसमें एक्सटर्नल डिफेक्ट्स नहीं है, एज इन क्रैक नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, तो आपको मैन्युफैक्चरर उसको कवर करके देगा। वो होल एंड सोल आपकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी में आएगा, आप उसको कवर करा सकते हो जब तक आपकी वारंटी चल रही है। जैसे सीट बेल्ट हो गया, एयर बैग्स हो गए, ये कौन आएगा क्या? सीट बेल्ट आपका एज इन ये ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फ्री होता है। जब मैन्युफैक्चरर को लगता है कि कोई डिफेक्ट आ सकता है वो खुद ही अपना रिकॉल करते हैं कार को, उसको कंपोनेंट को चेंज करते हैं। तो एज इन मेजरली ये वारंटी में आता नहीं क्योंकि इसको आप ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। ये जब आपका एक्सीडेंट होगा तभी उसकी टेस्टिंग होती है, तभी वो अपने आप डिप्लॉय होगा। अब जब वो डिप्लॉय हो गया तो ऑलरेडी आपका एक्सीडेंट मतलब इंश्योरेंस में कवर्ड है वो, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग वारंटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके। कोई और चीज जो आप बताना चाहेंगे कि इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान दें कि जब आप गाड़ी खरीदें तो इंश्योरेंस जरूर से लें, लेकिन इंश्योरेंस में क्या क्या ध्यान दें? देखिए सबसे बेसिक आज के डेट में आपका जीरो डेप इंश्योरेंस एक कवरेज होता है, उसमें आपके जो पार्ट्स के डेप्रिसिएशन होते हैं वो नहीं कटते।
वो लेना आपके लिए बहुत वाइबल है। आप ठीक है, मतलब अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करता है तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे ड्राइवर हो, ठीक है, बट मिसहैप्स हैपन, कोई उसको रोक नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जीरो डेप में आपका ये रहता है कि आपके हर एक कंपोनेंट का फुल आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, आपका उसमें कुछ भी नहीं कटता, हार्डली फाइल चार्ज, जैसे कुछ गाड़ियों के लिए 1000 रुपीज़ या दूसरे गाड़ियों के लिए 2000 रुपीज़, और बेसिक बहुत 500-700 1000 रुपये के कुछ खर्चे हुए जो कवर नहीं हुए, कंज्यूमेबल या सैल्वेज, वो कटते हैं। बाकी आपको 100% सारे क्लेम मिलते हैं। यही आपकी कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आ गई, मतलब जीरो डेप अगर आपने कवर नहीं लिया है तो आपका 1-1.5 साल 2 साल के बाद आपके डिप्रिसिएशन कटना चालू हो जाएंगे। एज इन आपका जो प्लास्टिक पार्ट है उसको आपको सिर्फ 50% मिलेगा, जितने लैम्प्स है वो 50%। अब आप समझिए आपकी फॉर्च्यूनर कार है, उसका हेडलैम्प आपका 95,000 का आता है, आपने उसमें जीरो डेप नहीं लिया, आप नॉर्मल अगर ले रहे हो तो आपको उसका हेडलैम्प का 42,500 या समथिंग 47,500 बस वही मिलेगा, आपको फुल नहीं मिलेगा। यही आपकी जीरो डेप की पॉलिसी होती तो आपको 95,000 फुल मिलता। आपका जीरो डेप उसमें ऐड करने का कितना लगता है? मैक्सिमम 5-7 हज़ार 10 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं लगता। फिर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो नहीं लेगा। जब तक आपका कवर हो रहा है जीरो डेप, आपको जरूर जीरो डेप कराना चाहिए। उसमें एडिशनल आजकल नए नए आ गए, जैसे कब रिटर्न टू इनवॉइस आपको एक फीचर कंपनी देती है। उसमें आपका गाड़ी कभी टोटल लॉस हो गया या फिर लॉस्ट मतलब आपका स्टोलन हो गया, तो आपको एग्जैक्ट जो इनवॉइस वैल्यू आपकी थी आपको पूरा कंपनी उतना कंपनसेट करेगी। मतलब आपका कुछ भी डेप्रिशिएट उसमें नहीं हुआ। आईडीवी ये सब कोई चीज से मतलब नहीं है। आईडीवी एज इन द सेंस आप जैसे 5वें साल पे जा रहे हो तो 50% आपकी वैल्यू हो गई कार की या कुछ भी हो गया, तो रिटर्न टू इनवॉइस में वो सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको इनवॉइस का पूरा कवर देगी कंपनी। तो इनवॉइस में तो टैक्स भी होगा, वो भी कवर तो नहीं देंगे? नहीं, इनवॉइस एक्चुअल आपका जो इनवॉइस कटा है जो गाड़ी का पूरा वो रिम्बर्स करेंगे आपको, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल सब। दैट्स अ वेरी गुड ऐड ऑन। तो इंश्योरेंस कराते वक्त आपको जीरो डेप्रिसिएशन वैल्यू पे लेना चाहिए, ये फीचर ऐड करा लेना चाहिए। 5 से 7 हज़ार रुपए अगर एडिशन लगता है तो विच इज नॉट बैड एट ऑल। और ये मत सोचिए कि आपसे एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, अब हम सेकेंड हैंड कार्स पे आते हैं। बहुत सारे लोग जैसे मैंने देखा है, अभी तो मैं आपसे बात कर रही थी कि लोग पहली कार जब लेते हैं तो, लेकिन पहले कार लेने के पहले भी एक शुरुआत होती है कि हम सेकेंड हैंड कार से शुरू करते हैं कि ट्राई इट आउट। हाँ, जितना लगेगा कुछ भी होगा तो उतना दर्द नहीं होगा। राइट, हाँ, सही बात। और वो बहुत कम वैल्यू पे मिल जाता है, मतलब 2 लाख 4 लाख 5 लाख में आराम से बहुत अच्छी कार्स मिल जाती हैं आपको। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस, सेकेंड हैंड कार खरीदना सही चीज है या फिर नहीं? इसमें कोई भी खराबी नहीं है, इसीलिए सेकेंड हैंड कार मार्केट पूरे वर्ल्ड ओवर चलते भी है, क्योंकि इट्स अ गुड थिंग। मतलब ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने कार को बहुत रीडली बहुत जल्दी उसको चेंज करते रहते हैं, एज इन उसमें जरूरी नहीं कि कुछ खराब हो, उनका मन भर गया उन्होंने हटा दिया, या वो 2-3 साल ही रखते फिर हटा देते हैं। तो बहुत सारी आपको अच्छी वैल्यू की कार्स हमेशा मिलती रहती है। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आप उसको अच्छे से जांच परख के अच्छे ट्रस्टेड वेंडर से लो, तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई ट्रस्टेड वेंडर आपको पता है? क्यों नहीं, आपका जैसे आप मारुति का ट्रू वैल्यू आता है, कार 24 है, बहुत सारे वेंडर्स है। आपके लोकल में भी बहुत सारे आपके ट्रस्टेड हो सकते हैं कि आपका नोन है तो आपके साथ वो मतलब खराब नहीं करेगा। बनारस में कोई है क्या? बनारस में आपका ट्रू वैल्यू भी है, कार 24 भी है, नदेसर पे बहुत सारे हैं, तो थोड़ा मतलब वो तो पूरा आई थिंक एवरी सैटरडे संडे शायद वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मार्केट लगता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। साथ में अपने कोई एक्सपर्ट को लेके जाओ जो आपकी कार को वैल्यू कर सके कि आप इसका कितना वैल्यू दो, वहां तक वो ठीक है। जैसे कि आपने ये बात कही, एक चीज मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुनी है कि जब आप गाड़ी सेकंड हैंड लेने जाते हो तो वो लोग बड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, गाड़ी के नंबर्स बदल देते हैं कि सिर्फ 5 ही हज़ार किलोमीटर चला है, इतना पुराना है लेकिन फिर भी बहुत कम चला है। तो क्या ये हो सकता है? और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कम गाड़ी चली है तो वो गाड़ी खरीदना सही है, जैसे क्योंकि आपने इस पे टायर वाली बात कही थी। सो प्लीज से ऑन दिस। तो देखिए, बेसिक क्या होता है, आज के डेट में सब कंप्यूटराइज्ड है। पहले मैनुअल जब था, जैसे मीटर्स आपके मैनुअल होते थे, तो उसको तो कोई भी छेड़छाड़ कर सकता था, कोई पकड़ नहीं सकता था उसमें। अब कंप्यूटराइज है, उसके सर्विस रिकॉर्ड्स रहते हैं सब। तो सबसे बेसिक तो आप कंपनी से उसके सर्विस रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि कब तक कहाँ तक सर्विस हुई, तो उसमें किलोमीटर्स भी अपडेट होंगे। उसके बाद अगर कंपनी में रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसके ओनर से पूछ सकते हैं कहाँ सर्विस हुई। जैसे अब मेरे यहाँ भी सर्विस हुई तो मेरे यहाँ भी प्रॉपर वैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उसमें कंप्यूटराइज ही पूरा बिल होता है, किलोमीटर्स नोट होते हैं। तो कहीं से भी आपको उसका सर्विस रिकॉर्ड मिलना चाहिए ताकि वो पता चले एग्जैक्टली वो किलोमीटर कितना चला है। आपको ऐसा लगता है किलोमीटर बैक किया हुआ है उसका, तो उसके लिए हम लोग का डिवाइस आता है, ओबीडी डिवाइस उसको बोलते हैं। उसके थ्रू डायग्नोसिस जब लगाएंगे तो उसमें वो बता देगा एक्चुअल में कितना किलोमीटर्स रन हुआ है वो। उससे कितना भी मैनिपुलेट किया आपने, उसको कम करवाया वो मीटर को, बट उसमें 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, कोई ना कोई एक पैरामीटर पे बता देगा वो कि आपकी एग्जैक्टली गाड़ी चली कितनी है, एक्चुअल लाइफ टाइम पूरा।
तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा आपको। सो अब गाड़ी अगर कम चली है हाँ, और ज्यादा समय से रखी हुई है, हाँ। तो क्या वो गाड़ी खरीदनी सही रीजन रहेगी या फिर उसमें बदलाव बहुत महंगा पड़ेगा? नहीं, मतलब ठीक भी है, लेकिन एग्जैक्टली ये पैरामीटर आप कभी नहीं बोल सकते कि कम चलिए तो वो सही होगी। गाड़ी बनी है चलने के लिए, अगर वो खड़ी है तो उसमें ज्यादा वेयर एंड टियर होता है। ये तो रहा खरीदने वाली बात। हाँ। अब मान लीजिए बेचनी हो किसी को, गाड़ी अभी खरीदी, मान लीजिए 5 महीने 6 महीने के बाद मेरा मन उब गया, मुझे नई गाड़ी चाहिए, हो सकता है कि मुझे भारी पड़ रही हो। हाँ। कभी कभी ऐसा हाँ, होता है कि हाँ। गाड़ी भारी पड़ रही सही है, बात है, सोचे तो वो बिना ले बेचते लिया। टाइम मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे कितना वैल्यू मिल जाना चाहिए? देखिए, अपफ्रंट आप इतना ध्यान दीजिए, पहले साल में आपकी गाड़ी की एटलीस्ट 20 to 25% वैल्यू डेप्रिसिएट आप शोरूम से निकालते हो तभी हो जाती है। ओके। सपोज आपने एक 10 लाख की कार ली, आप उसको 2 महीने बाद सेल आउट करने गए, तो आप ये सोच रहे हो कि आपको 9.5 लाख मिल जाएगा या 9 लाख मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। क्योंकि आप एज अ पर्सपेक्टिव बायर के थ्रू सोचो तो वो ये सोचेगा कि 8 लाख की मैं या 9 लाख की क्यों लूंगा, मैं नहीं ले लूंगा 50,000 1 लाख लगा के। तो कोई भी आपको 7 7.5 उससे ऊपर नहीं देगा, तो 25-30% वैल्यू तो ऐसे ही डेप्रिसिएट हो जाती है। ऑन द बुक्स भी आप उसको 20% डेप्रिसिएट कर देते हो, तो रियल लाइफ में तो उससे ज्यादा ही डेप्रिसिएट होगी वो। ओके। अब मान लीजिए सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं, सेकेंड हैंड कार कितनी पुरानी ही लेनी चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि 50,000 रुपए की मिल रही है और लगभग 10-15 साल या फिर 20 साल पुरानी है, ले लेते हैं। पे तो आप कभी मत जाइए। वो 50,000 आपका कब 5 लाख बन जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, आप पागल हो जाओगे। बेचने जाओगे तो बेचने के लिए भी कोई मतलब लेने वाला नहीं मिलेगा। वो 50,000 आपका मिनिमम 1-1.5 लाख तो बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको सस्ती मिल रही है, सिर्फ इस चक्कर में आप कभी भी कार लेने मत जाओ। आपकी ऑडी आप दिल्ली ये सब में लेने जाओ 5 लाख की भी मिल जाएगी, लेकिन कभी मत लो। उसको मेंटेन करने में भैया आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसके एक एक पार्ट्स 50,000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, 1 लाख के भी आते हैं। तो आप ये सोचो, जस्ट वो 5 लाख की मिल रही है तो आप ऑडी ले लो, ये कहीं से आपका वाइबल नहीं है। ओके। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं लेनी चाहिए। हाँ। फिर भी कितनी पुरानी ले लेनी ठीक चाहिए? है, अब 5-6 साल तक तो आराम से कोई इशू नहीं है। और गाड़ी जैसे बढ़िया कंपनी की है, अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए किसी मैन्युफैक्चरर के बारे में, लेकिन कुछ सर्टेन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं जिनकी मतलब 15-15 20-20 साल एकदम ईज ऑफ लाइफ, मतलब आराम से। अब आप टोयोटा की गाड़ी लीजिए, 2-2 3-3 लाख किलोमीटर आप फॉर्च्यूनर को या इनोवा को चलाइए, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठेगा। तो आप इनोवा आप 10 साल पुरानी भी एक बार ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कार टू कार, मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड करता है। आप मारुति को 5 साल बाद लेने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। ओके। तो सर्टेन डूज एंड सर्टेन डोंट्स यही होते हैं। आई रियली वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जो बहुत उसके लिए तो आप टोयोटा वेलफायर ले सकते हो, कोई इशू नहीं। 2 करोड़ की गाड़ी है। हाँ, मैं ये बोला कि अगर मैं 2 करोड़ की घर लेने का अगर ऑप्शन होगा तो मैं घर नहीं लूंगी, आई विल टेक कार। बट हाँ, वो अगर आप जिंदगी उसमें बिताना चाहते हो तो आप उसमें भी बिता लोगे, ट्रस्ट मी। बॉलीवुड की भी बहुत फेवरेट कार है वो, ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी यूज्ड टू हैव इट, मतलब दे हैव इट टिल नाउ, टोयोटा वेलफायर। एक ना गाड़ी का बहुत बड़ा ट्रेंड है और क्रेज है बुगाटी। मतलब व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? स्पीड, लाइक जस्ट क्रेजी। हाँ, बुगाटी का आप नाम लोगे, सबसे पहला जो आता है थ्रिल एंड स्पीड। मतलब बुगाटी कंपनी के साथ ये है कि उसके नाम रिकॉर्ड है और अपडेटेड रिकॉर्ड हमेशा रहता है कि उसकी कार फास्टेस्ट होती है ऑन अर्थ। मतलब ट्रेन ड्राइवर यूज्ड टू ड्राइव देम एंड टेस्ट देम, दे गो पास 400 किलोमीटर्स पर आवर। दे हैव टच्ड आई थिंक 430 और 440 का स्पीड भी। तो बुगाटी इज प्योरली स्पीड, थ्रिल और कुछ नहीं। उसको हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। क्लियर रोड मिलता कहाँ है? उसके लिए स्पेसिफाइड रेस ट्रैक्स होते हैं और बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जहाँ के लिए मतलब बहुत इंजीनियर्स लोग उस पर लगते हैं ध्यान देने के लिए। क्योंकि आप सोचो 440 की स्पीड में आप एक ट्रेन को मतलब कितना मुश्किल होता है कैरी करना, तो आप कार को कैसे कैरी करोगे? तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स लगती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो करना रहता है। तो जनरल मासेस की कार नहीं है वो रेस ट्रैक्स भी क्या बोलोगे, वो शोपीस है, वो बस चला के देखने के लिए। बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो एवरीबॉडी इज गिफ्टिंग अ स्पोर्ट्स कार टू ईच अदर एंड आई लाइक वेयर दे आर ड्राइविंग। और अच्छा, इस पे एक और चीज बात याद आई कि मैंने देखा है कि आप दुबई जाओ, गाड़ियां इतनी सस्ती, आप वहां फॉरेन से अगर आप गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज कॉस्टिंग यू लाइक 1 करोड़ की गाड़ी यहाँ पे 3.5 करोड़ की आ रही है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? ये तो इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि उनको सारी कमाई गाड़ियों से करनी है। तो मतलब हर एक कार एंथुसियास्ट के लिए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये कि आप दुबई दूर इतना क्यों, आप थाईलैंड चल जाओ, वहाँ पे जनरल टैक्सीज में फॉर्च्यूनर बहुत इजीली, वेलफायर, फॉर्च्यूनर सब कुछ चलता है। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट इतना हैवी टैक्सेस नहीं लेवी करती है,
कि वो जनरल मासेस तक पहुंचे नहीं। इंडिया में पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो, मतलब उनका ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जो महंगा उसको और महंगा करते जाओ और महंगा करते जाओ। समथिंग लाइक 1-1.5 करोड़ की कार यहाँ आते आते 3-3.5 करोड़ की हो जाती है। आप उस पर कस्टम लगाते हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हो, एक्सटर्नल मतलब 75 तरह के टैक्सेस लगाते हो, जीएसटी लगाते हो, तो मतलब एक जनरल मास के वर्थ वो रहता ही नहीं है। वो कभी नहीं सोचेगा कि मतलब जो मैं बाहर जाके 1 करोड़ में 1.5 करोड़ में खरीद सकता हूँ, यहाँ 3.5 करोड़ खरीदो। उसके बाद भी उसका मतलब जिंदगी भर पंगा रहेगा, रिन्यूअल के टाइम पे उसके इंश्योरेंस को लेकर हर चीज के लिए पंगा रहेगा। तो मासेस वाली कार इसीलिए इंडिया में कभी स्पोर्ट्स कार नहीं बन पाई, क्योंकि एक गवर्नमेंट ने उस पर फ्री रीच नहीं दिया। वो इतना ज्यादा टैक्स लेवी होता है। अब एक फॉर्च्यूनर पे बीच में बहुत ट्रेंडिंग हुआ, मतलब टोयोटा ने क्लैरिफाई किया कि मेरी गाड़ी तो 25 लाख की मेरे यहाँ से निकलती है, आपके पास 50 लाख की पहुंचे तो मैं क्या करूँ, आप गवर्नमेंट से पूछो। तो उसमें बेसिक है कि एसयूवी में आपके इंडिया में 50% टैक्सेस है। तो जो मैन्युफैक्चरर जितना मतलब जो कॉस्टिंग अपना ले रहा है, उसके बाद उतना ही वो उसको टैक्स देना पड़ता है। तो उसकी वजह से टैक्स कंपोनेंट बहुत हाई होने की वजह से ये गाड़ियाँ इतनी महंगी रहती है। और मतलब कस्टमर, जनरल कस्टमर को लगता है कि कंपनी बहुत मेजर प्रॉफिट मेक कर रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू। मेजरली ये इंडियन गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है ये। और अभी जैसे हम ओल्ड कार पे बात कर रहे हैं, सेकंड हैंड कार पे कर रहे हैं, मैं निर्मला सीतारमण जी का भाई, उन्होंने ये सेकंड हैंड कार पे भी कुछ किया। आप बता रहे थे कुछ तो मिथ है, आप उसको ब्रेक करेंगे जी। ये देखिए, एक क्या होता है, कोई विलन बनते जाता है तो मासेस का क्या है कि उसको और विलन बना दो, सब कुछ उसी पे फाड़ दो। तो ठीक है, ये एक लेफ्ट आउट फील्ड था जिसको उन्होंने टच किया। शायद नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने किया क्योंकि उनको अपना टैक्स आउटरीच बढ़ाना है, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसमें ये क्या है, जैसे मतलब मासेस में ये फैलाएगा कि आपने समझ लो कोई 10 लाख की पुरानी गाड़ी खरीदी तो पूरा 10 लाख पे 1,80,000 मतलब 18% आपको जीएसटी देना होगा। तो ऐसा नहीं है। वो निर्दयी होंगी लेकिन इतनी भी नहीं है वो। तो उन्होंने बेसिक क्या किया, जैसे एक डीलर है जो रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू, ये अदर ट्रांजेक्शन में इफेक्ट नहीं करता, जो रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है डीलर, जो सेकेंड हैंड कार की डीलिंग करते हैं, उनके लिए बेसिक ये लागू करता है। जैसे उन्होंने समझ लीजिए कोई 8 लाख की गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो 8 लाख तो आपका अलग कंपोनेंट हो गया, वो टोटल उसको साइड कर दो। उसके ऊपर उन्होंने कुछ उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए लगाया, समझ लो 1 लाख, वो अलग कर दो। आपका 9 लाख ये बेसिक कॉस्ट हो गया। अब वो 10 लाख की बेच रहा है वो, तो 10 लाख में से आप 9 लाख हटा दोगे, यू हैव टू डिडक्ट दैट। जो 1 लाख वो अपना प्रॉफिट कंपोनेंट रख रहा है, यू हैव टू पे जस्ट 18% ऑन दैट प्रॉफिट कंपोनेंट। तो बेसिक उनका ये था कि एक सर्विसेज टाइप की हो गई है, तो सर्विस पे जब हम सर्विस टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, तो इसको क्यों एग्जेम्प्ट करें हम? तो उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट कंपोनेंट जो है उस पे टैक्स लेवी किया है। आपको 1,80,000 का टैक्स नहीं भरना है, आपको सिर्फ 18,000 का जो 1 लाख के कंपोनेंट पे वो बढ़ेगा। ये पहले 18,000 नहीं देना था, हाँ, अब देना वो अब एडिशनल कॉस्टिंग हो गई मतलब डीलर्स के लिए, नो डाउट। लेकिन हाँ, ये है कि वो पूरे 10 लाख पे ये बोलना गलत होगा, ये ऐसा नहीं है। हाँ, तो लेकिन आप इतना बारीकी से अब देख रही हैं कि आपने ये देखा कि आपके पॉपकॉर्न पे भी शुगर कोट हो रहा है, तो वो शुगर उसके लिए भी उनको बैक ट्रैक करना पड़ गया। मतलब ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी एब्सर्ड कहीं ना कहीं जाके हो सकती है। अगर आप एक काउंटर पे, एक सिनेमा हॉल के काउंटर पे कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है वेंडर, वो अब वो उतना ट्रैकिंग नहीं कर सकता कि आपका कौन सा शुगर वाला है, कैरामल वाला है, कौन सा सॉल्टेड है, कौन सा मसाला है। दिस इज टोटली एब्सर्ड थिंग। तो लास्ट में इसके लिए उनको बैक ट्रैक करना ही पड़ा। उन्होंने सबके लिए एक either she is like having a black coffee and sitting and deciding कि आज कहाँ टैक्स मतलब लगाना है। उनके साथ कितने अच्छे ऐसे वो एडवाइजर्स होंगे जो मतलब थर्ड टाइम she has been chosen, इंडिया के पास कोई और है ही नहीं उनके अलावा। तभी तो और विलन बनती जा रही है। होपफुली अभी अपकमिंग बजट में कुछ अच्छा करे वो। हर बार तो वो हमें निराश ही करती है। ओके, कमिंग बैक टू कार्स, सेकेंड हैंड कार्स पे हमने बात किया, हमने उसके टैक्सेस पे बात किया। अब हम न्यू कार के मैंने ऐसा सुना है कि कार के साइजेस पे भी टैक्सेस हम बचा सकते हैं। कैन यू प्लीज गाइड अस? जैसे देखिए, 2 कैटेगरी हो जाती है आपकी। सीसी मतलब जो क्यूबिक कैपेसिटी जो इंजन की होती है, उस पर डिपेंड करता है उसकी साइज पे। अब जैसे एक जनरल पेट्रोल कार है, वो 1200 सीसी से नीचे है और सब 4 मीटर, मतलब 4 मीटर उसका जो लेंथ है उसके नीचे है, तो उस पर आपका सबसे कम 29% टैक्स होता है। जो एक मैन्युफैक्चरर को भरना होता है वो उसके कॉस्ट में एडिशन होता है। उसके बाद आपका 1200 से ऊपर जो सीसी चल जाता है और 4 मीटर से ऊपर, तब उस पर आपका 39% टैक्स लमसम कुछ चल जाता है ऐसे। उसके बाद डीजल कार में आपका 1500 सीसी से नीचे है और अगर आपका 4 मीटर से नीचे है तो उस पर आपका 31% टैक्स होता है। उसके बाद 43% चल जाता है बाकी जनरल के लिए। लग्जरी कार्स पे आपका 48% टैक्स जाता है। ऑल इन ऑल मतलब जितनी लग्जरी आपकी वो उसमें कार्स होती है, सब पे 48% आपका टैक्स जाता है।
और एसयूवी की जितनी भी कैटेगरी हो गई सब पे 50% टैक्स जाता है। तो ये स्लैब्स बटे हुए हैं, तो आप उस स्लैब के अंदर रह के आप उतना टैक्स का बेनिफिट एक तरह से ले सकते हो कि आपको उतनी सस्ती पड़ेगी। अब ऐसे ही आपका आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें अगर आपकी क्या बोलते हैं 10 लाख के नीचे की कार है तो उसमें लमसम आई थिंक 8% का टैक्स लगता है, जो रोड टैक्स लगता है। और आपकी 10 लाख के ऊपर जो एक्स शोरूम वैल्यू अगर चल जाती है तो उसमें आपका 10% टैक्स चल जाता है। तो आप इस तरह से दिमाग में रख के अपना आप ये सब बचा सकते हो टैक्सेस। मैं फिर से आपकी बात पे आऊंगी। 10 लाख से नीचे का अगर लिया मतलब अगर 9,99,999 जीएसटी एंड एवरीथिंग, हाँ, एक्स शोरूम अगर उसका प्राइस 10 लाख के नीचे है तो उसमें आपका लमसम 8% का आपका रोड टैक्स लगता है यूपी में, और 10 लाख के ऊपर जाते ही आपका 10% का रोड टैक्स हो जाता है। आई रियली वांट टू नो कि किस साइज की कार खरीद ले। जैसे आप सेल्टोस की बहुत तारीफ कर रहे थे, हाँ। तो उसकी साइज क्या है और उसका अमाउंट क्या सही पड़ेगा? सेल्टोस आपका सब 4 मीटर में नहीं आता, वो 4 मीटर से ऊपर आई थिंक 4.3 समथिंग है उसका। 3 मीटर से हाँ 30 सेंटीमीटर की वजह से वो अपना सब्सिडी नहीं पा पाता गवर्नमेंट से, उसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग इसीलिए मतलब वो आपका अराउंड 20 के लमसम में चल जाता है, क्योंकि उसका मेजर टैक्स कंपोनेंट चल जाता है उसी में। सेल्टोस वाले प्लीज गाड़ी छोटी करो प्लीज। यही आप ब्रेजा पे जाओगे तो सब 4 मीटर है वो, इसीलिए वो आपकी सस्ती पड़ती है। सो 4 मीटर वाली अगर आप गाड़ियां खरीदते हो तो इट विल बी लेस एक्सपेंसिव, इकोनॉमिक में आ जाएगा वो। और 8 लाख की रेंज जैसे आपने बोली, तो 8 लाख की रेंज में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो लेनी चाहिए अगर पैसे बचाने हो तो? i10 आई थिंक बेस्ट है, बेलिनो अच्छी है आपकी, फ्रॉन्क्स जैसे मारुति की काफी गाड़ी आ रही है अभी अच्छी है, वैगनआर जिसको मासेस में 6-7 लाख की लेनी है वो अच्छी है, बहुत सारी गाड़ी है। Okay, we are almost coming to the end. Now, I would like to know कि आप क्या हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे जब भी वो गाड़ी खरीदे या फिर सर्विसिंग लें, तो what should they take care of? अगर आप मतलब कार बहुत पसंद है, आप अपने से मेंटेन कर रहे हो उसको, आप अपने से वॉश कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप संडे टाइम निकालते हो उसको वॉश कर रहे हो, तो उसमें प्रॉपर आप ध्यान दें। आप जैसे उसको वॉश कर रहे हो तो आप नॉर्मल वाटर से वॉश करते हो, तो उस पर वाटर आप रहने मत दीजिए, क्योंकि बनारस का हो चाहे कहीं का भी बहुत हार्ड वाटर रहते हैं उसमें, तो आप पे स्पॉट्स क्रिएट कर देंगे। तो आप जब भी वॉश करें उसको प्रॉपरली ड्राई करें, आप उसको उसके टायर से सब अच्छे से आप मेंटेन करें। टायर पे पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी होती है, एज इन की मतलब सिर्फ वो अच्छी ही नहीं दिखती है, उससे उसमें मॉइस्चर बना रहता है, आपके टायर ड्राई नहीं होते जल्दी। तो आप हमेशा एक पॉलिश को ज़रूर यूज़ कीजिए टायर पे और इंटीरियर पे, जिससे कि उसमें मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि इंडियन इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ह्यूमिड है, बहुत हीट है यहाँ पे, तो प्लास्टिक बहुत जल्दी क्रैक करते हैं, उस पर से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अच्छे पॉलिशेस जरूरी है। आप अगर डू इट योर सेल्फ में आप लेना चाहे तो आप 3M का ले सकते हैं, टर्टल का ले सकते हैं, बहुत सारे पॉलिशेस आती है जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, उसमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो जितने प्लास्टिक पार्ट है ब्लैक ट्रिम है उस पर आप हमेशा अप्लाई करके रखिए, तो वो फेड नहीं होंगे आपके, ये आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद आप वॉश कर रहे हो तो उसका आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ से ही वॉश करिए, हमेशा ध्यान दीजिए, आपके गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। आप 2 या 3 अलग अलग टॉवल रखिए, आप एक वॉश के लिए रखिए, उसके बाद एक जनरल ड्राई के लिए रखिए, उसके बाद फाइनल फिनिश के लिए एक रखिए, आप ग्लास के लिए अलग रखिए। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी कार को वो मेंटेन करेगी। आप विंडस्क्रीन क्लीनर रख सकते हो, एक जनरल स्प्रे आप कॉलिन टाइप का वैसा होता है, आप स्प्रे मारिए, उससे ग्लास आपका स्ट्रीक फ्री हो जाएगा, आपको रात को विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी उससे। आप कार परफ्यूम रख सकते हैं, आपके हाइजीन के लिए अच्छा रहेगा वो। इंटीरियर को लेके मैं ये बोलूँगा कि हाँ, वैक्यूमिंग ये सब हमेशा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इंटीरियर के लिए कभी कभी आप उसको कहीं पे ले जा सकते हो, कर दे। बाकी एक्सटर्नल वॉश आप अपने आप आराम से कर सकते हो। आप बकेट भी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फोम वॉश जरूरी नहीं है, बट आप हाइजीन का मेंटेन करो, उसमें डस्ट नहीं सेटल होने दो आप, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और बाकी आपको जनरल मेंटेनेंस जैसे करना है तो आप हमेशा ध्यान रखो, अपनी गाड़ी आपका जनरल शेड्यूल सर्विस अगर 10,000 का है तो कोशिश करो आप 10,000 को क्रॉस नहीं करो, आप अराउंड 9500 9800 आप उसको सर्विस कराओ किलोमीटर्स पे। उस पर मोबिल हमेशा आप कोशिश करो सिंथेटिक यूज़ करो तो सबसे बढ़िया, और बढ़िया कंपनी का, नॉट लाइक एनीथिंग आप उसमें नहीं डाल सकते, वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हार्म करेगा इंजन को। आप चाहो तो उसमें एडिटिव्स यूज़ कर सकते हो, उससे लाइफ आपकी बढ़ती है। आप अच्छे पेट्रोल पंप का पेट्रोल या डीजल यूज़ करो, आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करो, आपकी पूरे फ्यूल सिस्टम उससे मेंटेन रहेगा। तो आप जनरल अपने एक जनरल आई चेकअप से भी आप अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच। आप आए विद मी, मेरे लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था ये, कि मैं सब तक पहुंच सकूं और सबको बता सकूं एक जनरल कार के बारे में क्या क्या मिथ हो सकती है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। आई थिंक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, और आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा दे आर श्योरली गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। सो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है बनारस का अपना पॉडकास्ट, द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। यहाँ होती है बड़े लोगों की बड़ी बात।